तो आज की कक्षा शुरू की जाए। जी सर, शुरू करेंगे। संचिन्तयेद् भगवतश्चरणारविन्दम् वज्राङ्कुशध्वजसरोरुहलाञ्छनाढ्यम् उत्तुङ्गरक्तबिलसन्नखचक्रवाल ज्योत्स्नाभिराहतमहदृदयान्धकारम् यच्छौचनिःसृतसरित्प्रवरोदकेन तीर्थेन मूर्ध्नधिकृतेन शिवोऽभूत् ध्यातुर्मनः समलशैलनिशिष्टवज्रम् ध्यायेच्चिरं भगवतश्चरणारविन्दम् ध्यायेच्चिरं भगवतश्चरणारविन्दम्। जय जगन्नाथ। इग्नू ऑनलाइन की इस कक्षा में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम सभी लोग इस समय MSK 1 संस्कृत वाङ्मय का इतिहास जो प्रथम पत्र है उसका अध्ययन कर रहे हैं। आज के काउंसलर परम विद्वान डॉक्टर विभुदत्त मिश्र जी उपस्थित हैं। हम महोदय का स्वागत करते हैं। आप सभी लोगों का भी स्वागत करते हैं और यह आशा करता हूं कि आप लोग ध्यान से कक्षा में अपना ज्ञानार्जन बढ़ाएंगे। इस प्रकार हम अब विलंब न करते हुए डॉक्टर विभुदत्त मिश्र जी को कक्षा समर्पित करते हैं। जय जगन्नाथ। धन्यवाद सर। नमो नमः। तो आज हम लोग चंपू काव्य से शुरू करेंगे। पहले जो कक्षा हुई है उसमें हम गद्य काव्य और पद्य काव्य ये दोनों के विषय में चर्चा कर चुके हैं। जिस काव्य में गद्य में लिखा हुआ है उसे गद्य काव्य, जहां पर कविता की तरह पद्य में लिखा गया है उसे पद्य काव्य कहा गया है। अभी जो हम देखने जा रहे हैं चंपू काव्य, तो उस किस तरह का काव्य है? जिसमें तो गद्य लिखा है उसे गद्य काव्य बोला गया, जिसे पद्य में लिखा गया है उसे पद्य काव्य, और क्या बाकी रह गया जिसे हम चंपू काव्य बोले। तो जहां पर दोनों ही, यानी कि गद्य भी हो और पद्य भी हो, दोनों हो, तो उसे चंपू काव्य कहा जाता है। इसीलिए जो साहित्य दर्पण है, विश्वनाथ कविराज जी के लिखा हुआ साहित्य दर्पण ग्रंथ है, उसमें चंपू काव्य का जो लक्षण है, क्योंकि हम पिछले क्लास में ही ये डिस्कशन कर चुके हैं कि बिना लक्षण हम किसी भी बात को ग्रहण नहीं कर सकते। ये इसका यह लक्षण है, पता चले तब जाकर हम ये कहेंगे कि नहीं यही चीज सही है। तो उसी हिसाब से चंपू काव्य का लक्षण क्या है, चंपू काव्य किसे कहते हैं, तो बोल रहे हैं विश्वनाथ कविराज साहित्य दर्पण में, गद्य पद्यमयम काव्य चंपूरित्यभिधीयते। गद्य पद्यमयम, गद्य भी हो और पद्य भी हो, इसी तरह का जो काव्य रहेगा उसे हम चंपू काव्य कहेंगे। तो क्या यही बात सिर्फ कविराज साहित्य दर्पण में बोल रहे हैं? विश्वनाथ विश्वनाथ कविराज की साहित्य दर्पण और कोई कुछ बोला है? हाँ बोले हैं। काव्यादर्श में दंडी बोले हैं, गद्य पद्यमयी काचित चंपुरित्यभिधीयते। काव्यादर्श में भी दंडी बोल रहे हैं कि जिसमें गद्य और पद्य दोनों हो उसे चंपू काव्य कहा जाएगा। और साहित्य दर्पण में भी बोला जा रहा है कि गद्य और पद्य दोनों का जो काव्य है मिला हुआ उसे चंपू बोला जाएगा। और चंपू काव्य का जो ग्रंथ है, सबसे पहला ग्रंथ किसे माना जाए, तो इसमें अभी हमारे पास जितने चंपू काव्य दुनिया भर में उपलब्ध है
उसमें से सबसे पुरानी, जितने भी चंपू काव्य हमारे पास है, सबसे पुरानी चंपू काव्य है नल चंपू, जो कि त्रिविक्रम भट्ट के लिखा हुआ है और ईसा 915 ईस्वी का ही है वो। बाद में मतलब नल चंपू लिखने के बाद, उसके बाद जो अर्वाचीन चंपू काव्य है और उसके बाद लिखा हुआ जो काव्य है चंपू काव्य, वो भी 3 4 5 बहुत प्रमुख प्रसिद्धि चंपू काव्य मिलते हैं, जैसे यशस चंपू, रामायण चंपू, भोज प्रबंध, उदय सुंदरी, उसके बाद आता है पुरुदेव चंपू, फिर भारत चंपू, भागवत चंपू, ऐसे नाम से बहुत सारे चंपू काव्य मिलते हैं। लेकिन सबसे पुरानी जो चंपू काव्य मिलते हैं वो है नल चंपू, जो कि त्रिविक्रम भट्ट का लिखा हुआ है। अभी ये जो चंपू काव्य है, इसका विभाजन करेंगे, कितने प्रकार के चंपू काव्य हो सकते हैं। तो इसका जो विभाजन होगा, एक तरह से बोला जाए तो किस कथा को लेकर ये लोग चंपू लिखे हैं, उसका मूल स्रोत कहाँ से लिया गया है, स्रोत की दृष्टि से इसका विभाजन किया जा सकता है। इसी हिसाब से 9 तरह के चंपू काव्य कुल मिलाकर किया जा सकता है। जैसे कि पहले रामायण मूलक चंपू काव्य। रामायण मूलक चंपू काव्य मतलब जिस चंपू काव्य में कथा वस्तु रामायण के कथा वस्तु के ऊपर आधारित हो, उसे रामायण मूलक चंपू काव्य कहा जाएगा। दूसरी में आता है महाभारत मूलक चंपू काव्य, अर्थात जिस चंपू काव्य में कथा वस्तु और विषय वस्तु महाभारत का मूल स्रोत रहेगा, तो उसे महाभारत मूलक चंपू काव्य कहा जाएगा। उसी हिसाब से पुराण मूलक चंपू काव्य, अर्थात जिसका विषय वस्तु का मूल पुराण में मिलता हो, उसे पुराण मूलक चंपू काव्य कहा जाएगा। या तो माना जाए ऐसा चंपू काव्य मिला है जिसमें जैन आख्यान, जैन संप्रदाय में बहुत सारे कथाएं हैं, बहुत सारे उदाहरण के तौर पर बहुत सारे कथा, जिससे हम कहानी भी बोल सकते हैं, वो रहता है जैन संप्रदाय में, जैन दर्शन में। तो उसको लेकर किसी ने लिखा हुआ है चंपू काव्य, तो उसको जैन आख्यान मूलक चंपू काव्य कहा जाएगा। उसी तरह किसी महापुरुष के चरित्र को लेकर बनाया गया है चंपू काव्य, तो उसी तरह का जो चंपू काव्य रहेगा उसे बोला जाएगा महापुरुष चरित्र मूलक चंपू काव्य। विषय वस्तु का स्रोत, जिस विषय में को लेकर जिस विषय में चंपू काव्य लिखा गया है, उसी चंपू काव्य की मूल स्रोत कहाँ पर है, उसी आधार पर यह विवेचन किया गया है। यात्रा मूलक चंपू काव्य, दर्शन मूलक चंपू काव्य, कल्पना मूलक चंपू काव्य, अन्य मूलक चंपू काव्य। 9वां जो है अन्य मूलक, ये 8 का एक ग्रुप बनाया गया है और ये 8 से अलग कुछ रहेगा तो वो हो सकता है अन्य मूलक चंपू काव्य। इस प्रकार संस्कृत चंपू काव्य में परंपरा न केवल काल की दृष्टि से अत्यंत विस्तीर्ण है, ये बहुत बड़ा काव्य परंपरा रही है। नहीं कि 2 4 ही चंपू काव्य रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसका बहुत बड़ा योगदान भी रहा है संस्कृत साहित्य के प्रति चंपू काव्य का। तो उसमें पहले चंपू काव्य के हिसाब से हम देखेंगे तो प्रमुख चंपू काव्य नल चंपू के विषय में हम देखेंगे। इसमें इससे पहले इसकी उत्पत्ति के विषय में थोड़ा आलोकपात करते हैं। कहाँ से इसकी शुरुआत होगी? ग्रंथ के हिसाब से तो हम ले गए पहले नल चंपू को, त्रिविक्रम भट्ट के नल चंपू को, लेकिन इसकी जो शुरुआती तौर है, इसका मूल बीज कहाँ है? तो उसका उत्तर यही है कि ये वेद में ही है, वेद से ही सब कुछ आता है।
अभी नल चंपू के विषय में थोड़ा आलोकपात करते हैं। रचयिता त्रिविक्रम भट्ट हैं और उन्होंने सुखद विषय यही है कि नल चंपू काव्यकार जो त्रिविक्रम भट्ट हैं वो अपने परिचय ग्रंथ में दिए हैं। ज्यादातर कल भी मैंने बोला था कि बहुत सारे संस्कृत पंडित विद्वान हैं जो बहुत उन्नत धरण के काव्य लिखे हैं, शास्त्र लिखे हैं, लेकिन उनके विषय में कहीं भी वो उल्लेख नहीं करते हैं, जो कि बाद में जाकर ये कष्टदायक होता है कि वस्तुतः जो लेखक है उनका परिचय नहीं मिल पाता। ज्यादातर ये संस्कृत विद्वानों का यह एक व्यवहार रहा है पहले। क्यों रहा ऐसा, तो इसका उत्तर यही है कि कोई भी अपना नाम यश ऐसे हो ऐसा नहीं चाहता था। सब शास्त्र के ऊपर विश्वास करके श्रद्धा रखकर ही लिखते थे। अपने नाम बढ़िमा के पीछे नहीं पड़ते थे। मतलब भौतिक सुख को उतना महत्व नहीं देते थे। इसीलिए अध्यात्मवादी जो लेखक हैं ज्यादातर, वो लोग अपने नाम विषय के परिवार के विषय में कुछ नाम वगैरह नहीं देते थे। तो जो लोग देते थे तो उनको क्या बोला जाएगा कि वो भौतिकवादी थे, ऐसा नहीं बोला जाएगा। लेकिन वो अपने विषय को स्पष्ट कर देते थे, क्योंकि बाद में चलकर इसका कोई दुरुपयोग, कोई अपने अलग किस्म के कुछ व्यवहार ना करे, इसीलिए तो परिवर्तन बाद में आया है। तो ये बहुत सुखद विषय है कि नल चंपू काव्यकार ने त्रिविक्रम भट्ट में अपने परिवार के विषय में पहले से ही अपने काव्य में पहले अवगत कराए हैं, जिसमें वो सांडिल्य गोत्र के रहने वाले थे और ब्राह्मण थे। देवादित्य उनके पिताजी के नाम था और वो राष्ट्रकूटवंशी इंद्रराज तृतीय जो थे उनके पास वो रहते थे, उनके आश्रय में रहते थे। यही बात उन्होंने लिखी है। और त्रिविक्रम भट्ट के दो रचनाएं प्रसिद्ध है, एक है नल चंपू और एक मदालसा चंपू। नल चंपू का जो मुख्य उपजीव्य, मतलब नल चंपू कहाँ से लिया गया है, या तो नल चंपू का जो कथा वस्तु है, विषय वस्तु है, उसका मूल स्रोत कहाँ पर है, तो वो है महाभारत के वन पर्व में नलोपाख्यान जो है उसमें है। और नल चंपू 7 उच्छ्वासों से विभक्त है। उच्छ्वास अध्याय, नल चंपू का अध्याय को उच्छ्वास बोला जा रहा है इस ग्रंथ। लेकिन ये भी है कि ये जो नल चंपू है ये पूर्णतः पूर्णांग नहीं है, ये खंडित है, अपूर्ण है। तो यह ग्रंथ अपूर्ण है क्योंकि देवताओं का संवाद लेकर नल दमयंती के प्रासाद में पहुंचता है और दोनों परस्पर प्रेमासक्त हो जाते हैं, यही कथा खंडित हो जाती है। उतना तक ही है और आगे नहीं, विवाह पर्यंत उसका विन्यास दिखाई नहीं पड़ता। इस काव्य में संभोग श्लेष इत्यादि विषय वर्णित किया गया है। और सबसे सुंदर बात यही है कि उनकी जो लेखन शैली है नल चंपू में, जैसे कि एक कहावत कहावत तो नहीं, प्रसिद्धि है, जिसे रम्या रामायणी कथा, हर कोई साहित्यिक संस्कृत जगत का हर कोई बच्चा भी उसे पता है कि रम्या रामायणी कथा। बहुत सारे स्कूल में जब हम संस्कृत पढ़ते थे तो हमें ऐसे लिखने के लिए, रचना लिखने के लिए, प्रबंध लिखने के लिए टॉपिक दिया जाता था, तभी रम्या रामायणी कथा ऐसा टॉपिक दिया जाता था। तो प्राय ज्यादातर लोगों को ये पता है। लेकिन यह नलचंपू का ही एक अंश है, उक्ति है। तो उसमें जो उन्होंने पूर्ण श्लोक है, सदूषणापि निर्दोषा सखरा अपि सुकोम नमस्तस्मै कृतायेन रम्या रामायणी कथा। तो यहाँ वाल्मीकि को प्रशंसा कर रहे हैं, वाल्मीकि के प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन वाल्मीकि के नाम लिए ही नहीं है।
ये बहुत अद्भुत चीजें हैं, ये सबकी बस की बात नहीं रहती है। इसी तरह प्रशंसा बिना नाम लिए उनका प्रशंसा करना, ये भी एक वाक चातुरी है, लेखन चातुरी है। ये उनकी कवि के जो कविता माधुर्य है, कवि के जो चातुर्य है, कवि प्रतिभा है, उसको द्योतक करता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर सदूषणा अपि निर्दोषा सखरा अपि सुकोमला। रामायणकार वाल्मीकि, संस्कृत रामायण के करता है आदि कवि वाल्मीकि। और रामायण में खर दूषण नामक दो राक्षस की बात है। यहाँ देखिए खर और दूषण दोनों राक्षस भी हैं। कहा रामायण में वाल्मीकि ने खर को भी रखे हैं और दूषण को भी रखे हैं, जो कि शब्द विन्यास में खर दोष और दोष, ये दोष भी है, और वाक्य में जो शब्द में माधुर्य ना हो तो उसे खर दोष बोला जाएगा। अभी यहाँ रामायण में दूषण भी है, दूषण राक्षस भी है और खर भी है, फिर भी रामायण बहुत कोमल है और निर्दोष है, दोष नहीं है उसमें। लेकिन दूषण और खर राक्षस रहते हुए भी तो कभी यहाँ बोल रहे हैं, नल चंपूकार त्रिविक्रम भट्ट बोल रहे हैं कि सदूषणा अपि निर्दोषा सखरा अपि सुकोमला नमस्तस्मै कृतायेन रम्या रामायणी कथा। तो मैं उनको प्रणाम करता हूँ, किनको? जिसने ऐसा एक रम्या रामायणी कथा लिखा है। उनका जो कृति है, जो ऐसा एक काव्य रचनाएं किए हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ, जहां पर खर और दूषण होने के बावजूद दो राक्षस होते हुए भी ये निर्दोष और सुकोमल है। तो यही जो रचना है उनकी, त्रिविक्रम भट्ट की, ये उनकी विरोधालंकार। देखिए विरोधालंकार, विरोध तो है लेकिन अलंकार में व्यवहार किए। खर एक दोष भी है और दूषण दोष ही है, फिर भी ये उनके अलंकार, चमत्कार, इसे ही चमत्कार, कवि की जो प्रतिभा, इसी तरह ही पता चलता है वास्तविक कवि प्रतिभा क्या होती है, जो कि नल चंपू में भर पड़ा हुआ है, भरा पड़ा हुआ है। यहाँ उदाहरण के तौर पर मैं एक ही दिया, और उसमें अभी तो ये पद्य मैंने बोला, उसी तरह गद्य भी है। यत्र चलता संबंध कलिकोपक्रमश्च पादपेषु दृश्यते न पुरुषेषु। यहाँ लता, कलिका, लता उसमें किसलय हो, पादप वृक्ष में हो, ऐसा जो संबंध, न पुरुषेषु यत्र चमरक वार्ता परम हिमोपघातश्च तुहिनाचलस्तीषु श्रूयते न प्रजासु। ये उनके प्रथम उच्छ्वास में लिखा गया है। यहाँ उदाहरण के तौर पर ये देने का मैं प्रयत्न कर रहा हूँ कि सिर्फ पद्य ही सार बोल गए हैं, एक भी गद्य के तो उदाहरण दिए नहीं, और लक्षण बोल रहा है कि गद्य पद्यमयी काव्यम चंपुरित्य विधीयते। जहाँ पर गद्य भी हो और पद्य भी हो उसे चंपू कहा जा रहा है, और सार पढ़ाते समय सिर्फ पद्य ही बोले हैं, एक भी गद्य नहीं बोले हैं। तो इसी स्थिति में क्या कहा जा सकता है? तो इसीलिए मैंने एक गद्य के उक्ति भी मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसी प्रकार उन्होंने अनुप्रास, यमक इत्यादि का भी सुमंडित किया है नल चंपू काव्य में। उसके बाद आता है जीवनधर चंपू। नल चंपू के बाद जीवनधर चंपू। जीवनधर चंपू काव्य के रचयिता रहे हैं हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र नहीं है, हरिचंद्र। हरिचंद्र पिता का नाम है आर्द्रदेव एवं माता का नाम है रथ्या। हरिश्चंद्र के पिता का नाम है आर्द्रदेव, माता का नाम है रथ्या, और वो कायस्थ नाम वंश में उत्पन्न हुए हैं और हुए थे, और दिगंबर जैन मतानुसारी कवि थे। वो दिगंबर जो जैन मतानुसारी
कवि थे तो जैन संप्रदाय से वो संबंध रखने वाले थे। जीवनधर चंपू में राजा सत्यधर और विजया के पुत्र राजकुमार जीवनधर के चरित्र को ही चंपू विधा में प्रस्तुत किया गया है। सत्येंद्र राजा और विजया के पुत्र राजकुमार जीवनधर चरित्र को ही इस चंपू काव्य में वर्णन किया गया है और इसे जीवनधर चंपू कहा जाता है। और ये जो जीवनधर चंपू है इसमें 11 लंभ है। लंभ लंभ अध्याय के अर्थ में लिया जाए, सरस्वती लंभ, गोविंद लंभ, गंधर्व लंभ, गुणमाला लंभ, पद्मा लंभ, क्षेमश्री लंभ, कनकमाला लंभ, विमला लंभ, सुरमंजरी लंभ, लक्ष्मणा लंभ, मुक्ति लंभ। ये सारे चीजें हैं, ये याद करने की जरूरत है। ज्यादातर चीजें यहाँ याद रखने के लिए जितना हो सके। उसके बाद आ रहा है यशस तिलक चंपू। यशस तिलक चंपू के रचयिता रहे हैं सोमदेव सूरी। यही भी जैन संप्रदाय से संबंध रखने वाले हैं। और जो जैन संप्रदाय में, जैन धर्म में बहुत सारे फिर उनके अंदर विभाजन भी है। तो ये चतुर्विद जो चारों संघ रहते हैं, चतुर्विद संघों में वो देव संघ आचार्य रहते थे। और उन्होंने नीति वाक्यामृत नामक नीति शास्त्र भी ग्रंथ की रचना की है। नीति वाक्यामृत, नीति वाक्यामृतम बोल के होगा। नीति शास्त्रीय ग्रंथ का भी लेखक रहे हैं सोमदेव सूरी। और सोमदेव नेमी के शिष्य रहे हैं, यशोदेव के प्रशिष्य रहे हैं। इनके गुरु के नाम सोमदेव नेमी और उनके परम गुरु के नाम है यशोदेव। चालुक्य राज हरिकेसरी द्वितीय के बड़े पुत्र उनके आश्रयदाता थे। तो ये चालुक्य वंश में आश्रय लिए थे। इसी तरह जो रहा है यशस तिलक चंपू में, उन्होंने 2311 पद्य और शेष भाग गद्य, प्राय 2311 पद्य है और शेष भाग गद्य है। किसमें? यशस तिलक चंपू में। ज्यादातर जो जैन संप्रदाय के संबंधित ग्रंथ रहे हैं। और ये जो यशस तिलक चंपू है, इसके 3 आश्वासों में उपासकाध्ययन, कैसे उपासना होनी चाहिए, इस विषय में उनका है। अर्थात जैन गृहस्थ, जैन संप्रदाय में जो गृहस्थ रहते हैं, उनका जीवन प्रणाली, आचार व्यवहार कैसे रहता है, उसी के ऊपर ज्यादातर जोर दिया गया है। उसके ऊपर ही लिखा गया है यशस तिलक चंपू में। और यशोधर की वास्तविक कथा बीच में 4 आश्वासों निबंध में, जिसका वक्ता के रूप में स्वयं यशोधर चित्रित है। यशोधर के जीवन है और यशोधर ही बोल रहे हैं उसमें कि जैन गृहस्थ धर्म में रहने पर इसी तरह आचार व्यवहार होनी चाहिए। इसी तरह जो है यशस तिलक चंपू विषय में बोला गया है। और ये यशस तिलक जो काव्य है, ये मिश्र काव्य विधा की विशिष्ट कृति है। अर्थात जो गद्य पद्यमयी उभय विशिष्ट जो मिला हुआ जो काव्य है, इसका विशिष्ट कृति है। उसमें उत्कृष्ट काव्य में समस्त गुण विद्यमान है। गद्य और पद्य के सम्मिश्रण की विचित्रता, रूपका आदि का संगुम्फा, अलंकृत सरस शैली, आनंद उत्पादक कथा विन्यास, राजनीति, विभिन्न दर्शन सिद्धांतों, पांडित्यपूर्ण सन्निवेश किया गया है। पहली बात तो यह है कि ये
किसी एक संप्रदाय, किसी एक दर्शन या किसी एक धर्म की जीवन शैली की व्याख्या है, तो दर्शन की बात आएगी। और दर्शन की बात को जब उपस्थापन कर रहे हैं तो यशोधर के मुख से करवा रहे हैं, तो वहां पर राजनीति अर्थात गृहस्थ जो रहेगा किसी राज्य के अधीन, राजा के अधीन ही रहेंगे, राज्य में रहेंगे, तो वहां कैसी रहनी चाहिए। तो ये सारी चीजें बहुत सुंदर रमणीय शैली में उन्होंने यशस तिलक जो रहा है चंपू काव्य, उसमें वर्णन किया गया है। उसके बाद आता है रामायण चंपू। रामायण चंपू अथवा चंपू रामायण, रामायण चंपू काव्य बोला जाए या चंपू रामायण बोला जाए, एक ही है। उनका जो प्रवर्तक हैं या लेखक हैं उनका नाम है भोज, राजा भोज, धारा नरेश, धारा के नरेश, उनको धारा नरेश बोला जाता था, राजा भोज। ये सरस्वती कंठाभरण भी लिखे हैं, शास्त्रीय ग्रंथ है, साहित्य शास्त्र के शास्त्रीय ग्रंथ सरस्वती कंठाभरण और श्रृंगार प्रकाश इत्यादि अनेक उनका कृतियां मिलते हैं। तो विशेष करके चंपू रामायण और ये जो सरस्वती कंठाभरण है उनका बहुत प्रसिद्धि रहा है। और नाम से ही पता चल जा रहा है कि इसका मूल स्रोत कहाँ पे रहेगा, चंपू रामायण या रामायण चंपू। रामायण शब्द है, इसका अर्थ ही है कि ये रामायण की कथा वस्तु के ऊपर आश्रित होगा, और यही भी है। और उन्होंने बहुत सुंदर से जो पूरा रामायण को उन्होंने चंपू में गद्य पद्य उभयात्मक में उन्होंने वर्णन किया है। तो ज्यादातर हम देखें तो पहले गद्यमयी रूप को हम देखें, फिर पद्यमयी को आए, अभी गद्य पद्य उभयमयी को आए, जिसमें हर किस्म के लोगों को, तो नाटक की जो काव्य की जो धारा है, ये प्रवाह संसार के हर प्रकार के लोगों को छूने की जो व्यवस्था रही है पहले से, ये बहुत अति सुंदर व्यवस्था है। उसके बाद आता है फिर भी कुछ लोग गद्य काव्य को की तरफ झुका हुआ तो गद्य काव्य पढ़ेंगे, कुछ लोग हैं जिनको पद्य की तरफ जाना है पद्य की तरफ पढ़ेंगे, और कुछ लोग रहे जो गद्य पद्य उभय पढ़ना चाहते हैं उभय पढ़ेंगे। अभी मान लीजिए किसी को पढ़ना ही नहीं है, वो क्या करेगा। तो उसी स्थल पर जो हमारी ज्ञान परंपरा रही है, समाज के किसी भी एक व्यक्ति की जो रुचि रही है, हर एक व्यक्ति की रुचि को पुष्ट करने की प्रयत्न हमारी ये जो काव्य परंपरा रही है, ज्ञान परंपरा है, सब वो पूरा का पूरा सबको स्पर्श कर रहा है। तो उसके बाद आता है दृश्य काव्य। पढ़ना नहीं है, मुझे देखना है, दृश्य काव्य। तो अभी हम दृश्य काव्य के ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे। दृश्य काव्य का क्यों आवश्यक पड़ा या दृश्य काव्य की क्यों रचना की गई, तो पहले मैं बोला कि रुचि, पहली तो कारण रुचि ही है कि हर कोई गद्य पढ़ेगा ऐसा तो नहीं है, और जो पढ़ेगा वो गद्य पढ़ेगा या तो पद्य पढ़ेगा या तो गद्य पद्य दोनों पढ़ेगा। और जो नहीं पढ़ते हैं तो उनका ज्ञान कैसे बढ़े, वो लोग उसी चीज का ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए बाद में दृश्य काव्य का संरचना की गई है। और इसका जो नाम है उसको रूपक कहा जाता है, दृश्य काव्य को रूपक, रूपक रूपम दृश्य दृश्यतया उच्यते। अभी किसी वस्तु का जो रूप है, वर्ण है, जैसे हमारे चारों ओर हरियाली है मान लीजिए, तो हरियाली को हम देख रहे हैं, वो हरी जो खेत बागान वगैरह है उसको हम देख रहे तो हरियाली दिख रही है, उसका वो रूप है। अभी
राम मंदिर प्रतिष्ठा, रामलला प्रतिष्ठा हुई, तो उनको हम देख रहे हैं, रूप को देख रहे हैं। तो ये जो रूप हम देखते हैं, और चक्षु से ही हम रूप को देख सकते हैं, और चक्षु के द्वारा रूप को देखने के लिए जो काव्य चाहिए वो है रूपक या तो दृश्य काव्य, जिसे आम तौर पर हम उसे नाटक भी कहते हैं। नाटक में होता क्या है, किसी एक किरदार को कोई और अभिनय के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करता है, उसी का बोला हुआ जो वाक्य है, उस वाक्य, वाक्यार्थ, पदार्थ को अभिनय के माध्यम से हमारे सामने उपस्थापन करता है या तो सहृदय के सामने प्रस्तुत करता है, तभी उसे दृश्य काव्य या रूपक कहा जाता है। तो यही यहाँ पर भी वही एक ही प्रश्न की, हम जब एक चीज में आलोचना कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, उसकी शुरुआत कहाँ पर है? तो पहले यज्ञ हुआ करता था, आजकल तो वैदिक यज्ञ बहुत कम ही दिखाई पड़ता है। होता है, नहीं होता ऐसा नहीं है, वैदिक यज्ञ। तो वैदिक यज्ञ एक, जैसे आजकल हम घर में आजकल नवरात्रि कर रहे हैं, नवदिनात्मक पूजा एक है, वैसे ही वैदिक काल में या वैदिक यज्ञ महीने महीने भर का यज्ञ चलता है। तो महीने महीने भर का जो यज्ञ रहता है, सिर्फ आहुति या मंत्र पाठ में उसका ही यज्ञ भाग नहीं है, उसमें एक भाग अभिनय का भी है। ग्रंथ जो यज्ञ में कुछ विषय को लेकर पुराण आख्यान, पुराण नहीं बोला जाएगा, सब ज्यादातर वेदों तक किसी एक संवाद सूक्त की अभिनय भी किया जाता है, लघु अभिनय बोला जाता है उसे। तो ऋग्वेद में उसका मिलता है प्रमाण, जैसे सोमयाग, सोमयाग में सोमपान के अवसर पर किए जाने वाले जो लघु अभिनय है, उससे पता चलता है कि जो हमारे दृश्य काव्य का जो मूल है वो वहीं से आया है, मतलब ऋग्वेद से ही आया है। यज्ञ के समय, यज्ञ सोम यज्ञ में या संवाद सूक्तों के उपाख्यान में भी आया है। ये सोमपान के समय जो लघु प्रबंध अभिनय रहा है, उसे हम हमारे दृश्य काव्य के जो मूल है उसमें दृश्य काव्य के मूल स्रोत के हिसाब से मान सकते हैं। और इस बात की पुष्टि वेद से ही सब कुछ लाया गया है, इसका कुछ लिखित प्रमाण है क्या, और कुछ है प्रमाण? तो हाँ है, बिल्कुल ही है। भरत मुनि नाट्य शास्त्र में स्वयं लिख रहे हैं कि जब दृश्य ये जो है क्या श्रव्य काव्य, यानी कि गद्य पद्यमय ये सब और चारों वेद सृष्टि हो जाने के बाद देवताओं ने फिर गए और बोले ब्रह्मा से कि बोले कि हमारी मनोरंजन मनोरंजन के लिए ऐसी कुछ एक वस्तु की हमें व्यवस्था कर दीजिए हे प्रजापति ब्रह्मा, कि जिसमें हम देख भी पाए, सुन भी पाए, ये दोनों रहे। तो इसी बात को ग्रहण किया है, स्वीकार किया है ब्रह्मा ने, और ब्रह्मा ने स्वयं ही वो चार तो वेद सृष्टि कर चुके हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, साम और अथर्व। ये चारों के अलावा पांचवा वेद, पांचवा पद नाट्य वेद शुरू कर रहे हैं, और ये चारों वेदों से कुछ कुछ लेकर शुरू कर रहे हैं। ये भरत मुनि स्वयं बोल रहे हैं कि एवं संकल्प्य भगवान सर्व वेदानुस्मरण, वेद को अनुस्मरण, वेद तो आजकल हमें किताब मिल रहा है, वेद लिखा हुआ है, हम देख रहे हैं, लेकिन परंपरा में जो हम पढ़ते हैं तो गुरुजी एक मंत्र बोलते हैं, उसी मंत्र को दो तीन बार हम बोलते हैं, उसी हिसाब से अगले दिन तो मंत्र का कंठस्थ गुरु के सामने प्रस्तुत करना पड़ता है। तो सुन सुन कर ही याद रखना पड़ता है, इसलिए श्रुति कहा जाता है। तो अनुस्मरण, स्मरण करना पड़ता है वेद को। तो ब्रह्मा भी
देवताओं की इस प्रार्थना को स्वीकार किए हैं, सुने हैं, और सुनने के बाद उन्होंने चारों वेदों, ऋग्वेद, यजुर, साम, अथर्व, चारों वेद को उन्होंने याद किया, और एवं संकल्प्य भगवान सर्ववेदानुस्मरण नाट्य वेदम ततश्चक्रे, नाट्य नामक वेद, जो पंचम वेद बोला जाएगा यहाँ पर, चारों वेद थे ही, तो पांचवा वेद नाट्य वेद, नाट्य वेद की उन्होंने रचना की। चतुर्वेदांग संभव, वो जो है चतुर्वेदांग संभवम है, चतुर्वेद के अंग से लिया गया है, अंग भूत है। कैसे? तो जग्राह पाठ्यम ऋग्वेदात, जग्राह पाठ्यम ऋग्वेदात, ऋग्वेद से पाठ्य को लिए हैं। ब्रह्मा ने जब नाट्य की रचना की, नाट्य वेद की, तब उन्होंने ऋग्वेद से पाठ्य के ग्रहण किए हैं। सामभ्यो गीतम एवच, गीत, गीत जो है उसमें संगीत, उसको सामवेद से लिए। यजुर्वेदात अभिनयान, अभिनय जो हम एक्टिंग बोलते हैं इंग्लिश में, अभिनय, अभिनय को यजुर्वेद से लिए हैं। और जो है रसान और अथर्वणात अपि, रस, उसमें हम कुछ चीज देखें, सुने, अभिनय को देखें, उसमें आनंद प्राप्तियां होनी चाहिए। अब आनंद रस में रहेगा, और वो रस अथर्ववेद से लिए हैं। इसी हिसाब से ये नाट्य शास्त्रकार भरत मुनि स्वयं बोल रहे हैं कि ब्रह्मा ने इसी तरह नाट्य वेद को शुरू किया, रचना की, नाट्य वेद की उन्होंने संरचना करी। अभी इसका एक ही तात्पर्य है कि प्राच्य जगत में, हमारी भारत ज्ञान परंपरा में, नाटक रूपक का जो मूल स्रोत है, वो दृढ़तया हम बोलेंगे कि ये वेद से ही है, ऋग्वेद इसका मूल स्रोत है, वहीं से है, और इसका प्रमाण भी हम दे रहे हैं कि ये वेद से है। तो यह बात सिर्फ हम नहीं बोल रहे हैं, ये पाश्चात्य के विद्वान भी बोलते हैं, जैसे कि मैक्स मुलर, सेल्वी लेवी, और एक हैं प्रोफेसर श्वेदर, हट्टल, ज्यादा से ज्यादातर जो पश्चिमी देश के रहे हैं विद्वान, पाश्चात्य विद्वान जितने भी रहे हैं, ये सब ऋग्वेद तो जो संवाद सूक्त है, उसको ही नाटक के उत्पत्ति उद्गम स्थल ही मानते हैं, वेद को ही मूलतः सभी स्वीकार करते हैं। इसमें किसकी दो राय नहीं है, किसकी द्विमति नहीं है, सभी हम उत्पत्ति को, नाटक या दृश्य काव्य की उत्पत्ति वेद ही बोलते हैं। और जब नाट्य वेद शुरू हो गया, मतलब ब्रह्मा ने बना दिया, तो उसमें जितने देवता हैं, वो देवताओं ने भी उनका योगदान रहा है। पितस्तु प्रथमम शक्रो, तो नाट्य वेद को देखकर शक्र, शक्र इंद्र, शक्र इंद्र के दूसरा नाम है, तो शक्र बहुत खुश हो गए, इंद्र बहुत खुश हो गए, आनंदित। तो बोल रहे हैं, नाट्य शास्त्र में ही है, पितस्तु प्रथमम शक्र दत्तवान स्वम ध्वजम शुभम, तो अपने स्वयं अपने ध्वज जो है, वो शुभ ध्वज को दे दिए नाट्य में। ब्रह्मा कुटिलकम चैव भृंगार वरुण शुभम, सूर्य छत्रम शिव सिद्धिम वायुर्व्यजनमेव च, विष्णु सिंहासनम चैव कुबेरो मुकुट तथा। ऐसे है, कौन देवता ने क्या दिए हैं, ये सारी चीज आपके स्टडी मटेरियल में उपलब्ध है। तो ये जो दृश्य काव्य है, ये सब जितने नाटक हैं, सब एक ही प्रकार के रहेंगे या कैसा रहेगा? ये भी बात तो नहीं। दृश्य काव्य का भी विभाजन है, रूपक का जो विभाजन रहता है, उसका भी विभाजन किया गया है। तो किस आधार पर हम विभाजन करें? कुछ तो आधार हमारे पास होना चाहिए, बिना आधार तो हम किसी
चीज का विभाजन नहीं कर सकते। किस किस कैटेगरी में हम किसको विभाजन करें। तो जब ये बात आता है तो हमारी जो नाटक हमारे पास है, दृश्य काव्य, उसमें हम कथा वस्तु, उसका नायक नायिका, उसकी जो प्रकृति रही है, उसकी जो प्रतिपाद्य रस है, उसी के आधार पर तरह तरह के विभाजन किया गया है। तो इसको लेकर रूपक को दस रूपक बोला जाता है। 10 प्रकार के कथा वस्तु, नायक नायिका के भेद, रस इत्यादि को देखकर इनका जो विभाजन किया गया है उसे 10 भागों में विभाजन किया गया है। जैसे कि पहले नाटक, दूसरे में प्रकरण, तीसरे भाण, चौथा प्रहसन, पांचवा डीम, छठा व्यायोग, सातवां समवकार, आठवां वीथी, नौवा अंक, और जो 10वां अंतिम है वो यहा मृग। तो नाटकम सप्रकरणम भाणः, प्रहसनम डीमः, व्यायोग समवकारो, विथ्य वीथी एकेंका मृगा इति। तो वीथी अंक यहा मृग संधि होकर लिखा हुआ है। तो कुल मिलाकर 10 रूपक होते हैं। क्या क्या? नाटक, प्रकरण, भाण, प्रहसन, डीम, व्यायोग, समवकार, विथि, अंक, यहा मृग। ये जो 10 रहा है विभाजन, उसके ऊपर अभी हम विस्तृत से देखते हैं। नाटक में क्या क्या होता है, उसमें क्या रहने पर उसे नाटक बोला जाएगा। तो इसका नाटक में जो रहेगा, नाटक का स्थान मुख्य है। ये जो 10 विभाजन किया गया उसमें सबसे मुख्य नाटक ही है। तो नाटक में इसका इतिवृत्त जो कहानी रहेगा वो इतिहास प्रसिद्ध होता है। इतिहास प्रसिद्ध होता है जिसमें मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श तथा निर्वहन, ये 5 संधियां समावेश होता है। अभी हम इसके ऊपर चर्चा नहीं कर रहे हैं। किसके? मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श, निर्वहन, 5 जो संधियां हैं। क्योंकि आपके जो नेक्स्ट पेपर है साहित्यिक में, उसमें इसका विस्तृत व्याख्या दिया गया है अलग यूनिट में। तो अभी हम इस विषय पर आलोचना नहीं करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि नाटक में क्या है, प्रकरण किसे कहा जाए, भाण किसे कहा जाए, सिर्फ व्यंगावलोकन ही करेंगे। तो पहली तो बात है कि नाटक जो है वो इतिहास प्रसिद्ध रहनी चाहिए, जिसमें कि 5 संधि, काव्य संधि जो है रहनी है, जिसमें मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श, निर्वहन, ये 5 संधि रहना है, समावेश होता है। इसमें न्यूनतम 5 तथा अधिकतम 10 अंक रहते हैं। नाटक में मिनिमम जो है सबसे कम 5 अंक और ज्यादातर 10 अंक ही रहेंगे। इसका नायक धीरोदात्त कोटि का प्रख्यात वंश है। अभी धीरोदात्त नायक कैसा रहता है, धीरोदात्त नाटक किसे, नायक किसे बोलते हैं, ये भी अगले यूनिट में हम चर्चा करेंगे। जो साहित्य दर्पण का छठा परिच्छेद है उसमें इसका विवरण है। तब जब पढ़ेंगे तब हम ये सब आलोचना करेंगे कि क्या क्या होगा। तब ये बहुत सुंदर से आप लोगों को तब समझ में आ जाएगा कि चीज क्या है। तो इसका नायक जो है धीरोदात्त कोटि का प्रख्यात वंश और उत्पन्न राजर्षि होता है। जो प्रख्यात वंश रहता है उसी का ही है, और राजर्षि ही रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए नाटक में अभिज्ञान शाकुंतलम, ये बहुत प्रसिद्ध है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम का जो नायक है वो धीरोदात्त है, और उनका जो वंश है प्रख्यात वंश है, और राजर्षि भी रहे हैं। तो श्रृंगार अथवा वीर, ये इसी में से किसी एक रस इसमें मुख्य रूप से रहेगा, और अन्य सारी रस गुण के हिसाब से रह पाएंगे।
लेकिन नाटक में हमेशा श्रृंगार या तो वीर रस ही रहेंगे। इसके उदाहरण के तौर पर, मतलब नाटक के उदाहरण के तौर पर अभिज्ञान शाकुंतल, स्वप्न वासवदत्त और प्रतिमा नाटक इत्यादि उदाहरण कोटि में आते हैं। तो और एक बार बोल देता हूँ, नाटक जो है वो पहले इतिहास प्रसिद्ध, उसका जो विषय वस्तु है वो इतिहास प्रसिद्ध होना चाहिए, पहली बात। दूसरी, उसमें 5 संधियां, जो कि मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श, निर्वहन, ये 5 संधियां उसमें होनी चाहिए। न्यूनातिन्यून 5, अधिक से अधिक 10 अंक होना चाहिए। ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि ये आपको याद रखना ही है। यहाँ पर आप बोल सकते हैं साहित्य क्लास में हमें 2 बार बोलना या एक बार बात को, एक शब्द को 2 बार बोलना द्विरुक्ति दोष होता है। लेकिन यही भी सच है कि द्विरुक्ति दोष रहता है। एक बार को बार बार 2 बार बोलना ये दोष है। एक बार को समझ में आ गया, हो गया। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। कोई ऐसा बोले तो वो समझदार हैं, वो समझ गए, सही है। लेकिन जितने सब क्लास में बैठे हैं, सब उनका जो बुद्धि का स्तर है, सबका स्तर समान है ऐसा तो नहीं है। इसीलिए द्विरुक्तम सुबोध्यम भवति बोल के भी वाक्य है। द्विरुक्तम सुबोध्यम भवति, 2 बार बोला गया या बार बार बोला गया चीज सुबोध्यम होता है। किसके लिए? जो समझ गया तो समझ गया, जिसे समझ नहीं आया उसके लिए और सुखद समझ आ जाता है। और जो समझा है, समझ गया है, उसका जो समझ की स्तर है, जो गहराई है, वो और दृढ़ हो जाता है। इसीलिए मैं 2-3 बार भी बोल रहा हूँ। ज्यादातर हम छांदोग्य उपनिषद में भी देखते हैं, जब श्वेतक केतु आरुणि के पास उद्दालक के पास पढ़ रहे हैं ब्रह्म ज्ञान के ऊपर, तो तत्वमसी जो बात है एक बार बोल के छोड़ देना से हो जाता, नहीं हो रहा है। तभी वो बार बार बोल रहे हैं तत्वमसी, तो वो तो 9 बार बोले हैं तत्वमसी, ये वाक्य 9 बार बोले हैं और उसे समझाए हैं, अलग अलग एग्जाम्पल देकर भी समझाए हैं। और इसकी और एक हम उदाहरण देखेंगे तो हमारे गीता में भी जब देखते हैं, अर्जुन का जो मन विचलित हो गया है युद्ध क्षेत्र में, तो पहला अध्याय में वो विवश, मतलब विवश हो गए हैं कि कैसे युद्ध करूं, अपने परिवार जनों को मार दूं, ये कर दूं तो पाप होगा, बहुत उनके मन में चिंता आया है अर्जुन के मन में। और दूसरी अध्याय में भगवान समझाए हैं, दूसरी अध्याय में पहले ही थोड़ा गाली दिए हैं, उन्हें डांटा है। भगवान कैसे डांट सकते हैं? भगवान ही डांट सकते हैं, और किसी का डांटने का अधिकार तो अलग बात है। भगवान ही डांट सकते हैं, और भगवान अर्जुन को डांटे हैं। उसमें बोला गया है, देखिए आप लोग पढ़े होंगे, क्लैब्यम मास्म गम पार्थ नैतत्व उपपद्यते। क्लैब्यम मास्म गम पार्थ, क्लैब्यम शब्द है नपुंसक। एक क्षत्रिय वंश के इतने बड़े योद्धा को क्लैब्यम मास्म गम पार्थ, आप नपुंसक की तरह बातें मत कीजिए, आपको ये शोभा नहीं पाता। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप, ये छोटी सी बात को छोड़िए आप और उठ खड़ा हो जाइए युद्ध करने के लिए। कृष्ण डांटा है, डांटने के बावजूद भी जब उनको बात की कोई मतलब उसको प्रभाव नहीं पड़ा है, तब कृष्ण ने अर्जुन को समझाना शुरू किया है। और दूसरा अध्याय में समझा दिए हैं वास्तविक स्थिति क्या है। तुम जो मारने चाहते हो ये नहीं मरेंगे, ये तो पहले जिसको तुम मारना चाहता है वो पहले थे ही नहीं, अभी आए हैं और बाद में नहीं रहेंगे। लेकिन जो चीज है वास्तविक में आत्मा, वो तो मरेगा नहीं, वो तो हमेशा ऐसी ही है, तेरा भी मेरा भी उनका भी। तो इसमें कोई सोचने की बात नहीं है, वास्तविक स्थिति समझा दिए हैं। फिर भी अर्जुन नहीं समझे हैं, इसीलिए दूसरा अध्याय में गीता समाप्त होना चाहिए। लेकिन 18 अध्याय और 16 अध्याय ज्यादा गया है, मतलब 16 अध्याय तक पूरा समझाए है अर्जुन।
श्री कृष्ण ने अर्जुन को। तो इसी हिसाब से भी हम भी यही प्रचेष्टा कर रहे हैं कि एक बार को 2-3 बार समझाया करें, क्योंकि बहुत सरल से समझ में आ जाए। तो नाटक जो है नाटक में पहली इतिहास प्रसिद्ध कथा रहनी चाहिए, और उसमें 5 संधि रहनी चाहिए। इसका याद रख लीजिए, मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श, निर्वहन, ये 5 संधियां हैं। इसको उसमें रहनी चाहिए नाटक में। इसमें न्यूनातिन्यून 5 अंक होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 10 अंक होना चाहिए। अंक, मार्क नहीं है, अंक। जो नाटक में अध्याय रहती है उसे अंक बोला जाता है। तो पहले 5 अंक कम से कम और ज्यादा से ज्यादा 10 अंक रहना है। और इसका जो नायक रहेगा किसका, नाटक में, वो धीरोदात्त कुटी का रहेंगे, स्तर का, जो कि प्रख्यात वंश का उत्पन्न होना चाहिए और राजर्षि होना चाहिए। और इसमें नाटक का जो मुख्य रस रहेगा, श्रृंगार रस रहेगा या तो वीर रस रहेगा। तो उदाहरण के तौर पर अभिज्ञान शाकुंतल नाटक है, स्वप्न वासवदत्तम नाटक है, और प्रतिमा नाटक भी नाटक है। उसके बाद आता है नाटक के बाद प्रकरण, जो हम 10 रूपक दृश्य काव्य के जो 10 विभाजन किए हैं, नाटक, प्रकरण, भाण, प्रहसन, डीम, व्यायोग, समवकार, बीथी, अंक, यह मृग, ये 10 विभागों से दूसरा जो आया है उसमें है प्रकरण। नाटक के बाद आता है प्रकरण। प्रकरण का जो इतिवृत्त रहा है वो कल्पित होना चाहिए। वो इतिहास, जैसे नाटक में बोला गया कि इतिहास प्रसिद्ध होना चाहिए, इसमें ऐसा नहीं है। किसमें, प्रकरण में। प्रकरण में क्या है, वो इतिवृत्त कल्पित होना चाहिए, कवि के द्वारा कल्पित ही होना चाहिए। और इसमें 10 अंक ही होते हैं, 10 से कम होने या ज्यादा होने पर वो नहीं हो पाएगा। और इसका नायक जो रहेगा प्रकरण में, वो धीर प्रशांत का रहेगा। और वो हो सकता है अमात्य, हो सकता है अमात्य मंत्री, मंत्री पद को अमात्य ही बोला जाएगा। ब्राह्मण रह सकता है, वैश्य हो सकता है। अमात्य, ब्राह्मण या वैश्य हो सकता है। किसमें, प्रकरण में। और इसमें 5 संधियां तथा प्रवेशक आदि योजना होती है। 5 संधियां इसमें रहेगी। इसमें श्रृंगार रस मुख्य होता है और अन्य रस सहायक रूप में रह सकते हैं। नाटक में श्रृंगार तो वीर रस मुख्य रहता है, लेकिन प्रहसन में सिर्फ ही श्रृंगार रस मुख्य रूप से रहेगा। और इसकी जो नायिका रहेगी वो कुल स्त्री का की जो नायिका है, नायिका रही वो संभ्रम या गणिका भी हो सकती है, या दोनों हो सकती है। और जैसे पुष्पभूषितम में कुलिजा नायिका, तरंग दूतम में वैश्या नायिका, वृक्ष कटिकम में दोनों प्रकार के हैं। तो ये प्रकरण के उदाहरण हैं। पुष्पभूषितम और तरंग दूतम नायिका है, तरंग दूतम में दोनों प्रकार। देखिए वो पॉइंट पॉइंट में नायक जो रहेंगे वो धीर प्रशांत की ही स्तर के रहेंगे, जो कि अमात्य, ब्राह्मण या वैश्य हो सकते हैं। और इसमें 5 संधियां रहेंगी। श्रृंगार रस ही मुख्य रस है। नायिका जो है उसमें कुल स्त्री भी रह सकती है, वैश्या भी रह सकती है, या दोनों किस्म के रह सकते हैं। ये है प्रकरण। नाटक प्रकरण के बाद तीसरा जो स्थान आता है भाण। भाण का जो है, और ये एकांकी रूपक है, एक अंक विशिष्ट का रहेगा। कौन सा, भाण जो है, जिसमें अकेला पात्र वीट धूर्तों के चरित्र का वर्णन करता है। अकेला ही एक पात्र वीट धूर्तों का चरित्र का वर्णन करता है, जिसमें एकमात्र वीट नायक होता है। वीट
होता है जो आकाश भाषित के माध्यम से अपने तथा दूसरे के अनुभव को सामाजिक के समक्ष प्रस्तुत करता है। जिसमें भाण में क्या होता है, आकाशवाणी के माध्यम से। जैसे आकाशवाणी क्या होता है, जैसे आप लोग सबको पता है, जब कंस देवकी और वसुदेव को विवाह करके लेके जा रहा है, तभी आकाशवाणी हुआ कि देवकी के अष्टम गर्भ ही तेरे मृत्यु का कारण है। आके किसी ने नहीं बोला, वो ऊपर से आकाशवाणी हो रहा है। तो इसी तरह वीट जो है भाण में, वो भी आकाश भाषित, ऊपर से ही, सम्मुख में नहीं है, आकाश भाषित माध्यम से अब खुद का और दूसरे के अनुभवों को लेकर वो क्या करेगा, सामाजिक के समक्ष, समाज के समक्ष वो प्रस्तुत करता है। इसमें शौर्य वर्णन के द्वारा वीरता, विलास या श्रृंगार वर्णन के द्वारा श्रृंगार रस की सूचना दी जाती है। भारतीय वृत्ति के प्रधानता के कारण इसे भाण कहा जाता है। भारतीय वृत्ति के प्रधानता, इसमें लास्य के गेय पद आदि 10 अंगों तथा मुख और निवर्हन संधियों की योजना अंगों सहित होती है। इसमें भी 5 संधियां इत्यादि अपने अंग के सहित इसमें रहती है। एक अंक होने के बावजूद इसमें सब चीज रहती है। लीला मधुकरम को आचार्य भाण ने आचार्यों ने भाण के रूप में स्वीकार किया है, लीला मधुकरम। तो इसमें जो चीजें हैं, और एक बार बोल रहा हूँ कि एक अंक रहेगा किसमें, भाण में, और उसमें अकेला एक ही पात्र है वीट, और वो सम्मुख में रहकर, सम्मुख में ना रहकर आकाश भाषित होकर अपनी अनुभव या दूसरे के अनुभव सामाजिक के समाज के सम्मुख प्रस्तुत करता है। इसमें सूर्य वर्णन रहता है, वीरता, विलास या श्रृंगार वर्णन रहता है, और श्रृंगार रस ज्यादातर सूचित होता है। और इसमें भारतीय वृत्ति, ये वृत्ति के बाद विषय में भी हम आगे चलकर पढ़ेंगे, अगले यूनिट में सब कुछ है आपके ये सब। ये इसमें जितने सारे अपरिचित शब्द, अज्ञात शब्द आपको मालूम पड़ रहे हैं या मन में संदेह आ रहा है ये क्या है, इसका जो लक्षण है, हर एक का अलग अलग से विवेचन किया गया है आपके ग्रंथ में, जो स्टडी मटेरियल है उसमें अगले यूनिट में सब सारे चीजें बताया गया है कि किसको मुख कहेंगे, किसको प्रतिमुख कहेंगे, किसको गर्भ कहेंगे, विमर्श कहेंगे, निर्वहन कहेंगे, ऐसे सारे चीजें हैं। रीति क्या है, काव्य क्या है, ये सारी चीजें आएंगी। तो भाण का जो है उदाहरण है क्या, लीला मधुकरम। उसके बाद आता है प्रहसन। इसका इतिवृत्त, प्रहसन तृतीय, जो पहले नाटक, प्रकरण, भाण और प्रहसन चौथा, 4 नंबर में प्रहसन आता है। तो उसमें इतिवृत्त, जो प्रहसन की जो कथा वस्तु रहेगा वो कवि कल्पित रहता है। प्रहसन का भी जो विषय वस्तु है कैसा रहता है, वो कवि कल्पित ही रहता है। इसमें भी एक अंक रहता है। प्रहसन में कितने अंक रहते हैं, एक अंक रहता है, और इसका नायक कोई और होता है। कोई भी एक अधम प्रकृति का मनुष्य व्यक्ति उसमें नायक के तौर पर दिखाया गया है। इसमें भाण के समान संधि, संध्यंग की योजना होती है। संधि सब में रहते, मतलब अभी तक हम नाटक में भी संधि को देखे हैं, प्रकरण में भी संधि रहेगी, भाण में भी रहेगी, और प्रहसन में भी रहेगी, योजना होती है। इसमें आरभटी वृत्ति, विस्कंभक और प्रवेशक का अभाव होता है। इसमें विस्कंभक और प्रवेशक नहीं होता। विस्कंभक क्या है, प्रवेशक क्या है, ये सारे चीजें हम जब नाटक की संरचना शैली हम पढ़ेंगे, आगे चलकर है सब कुछ। अभी सिर्फ रूपक के, दस रूपक
जो है उतना पढ़ रहे हैं, आगे हम इसके विस्तृत से आलोचना करेंगे। तो आप जब अभिज्ञान शाकुंतल पढ़े होंगे या सुने होंगे, तो उसमें लिखा होगा ग्रंथ में विस्कंभक प्रवेशक, ऐसा है, ग्रंथ में ही रहता है। तो उसका जो लक्षण है कैसा रहना चाहिए, ज्ञान कैसे चले, कि ना लिखा हो तो भी हम देख रहे हैं, जब मतलब नाटक को पढ़ेंगे तब तो हाँ ये विस्कंभक लिखा हुआ है, ये विस्कंभक है, और ये प्रवेशक लिखा हुआ है, यहाँ से प्रवेशक आ रहा है, ये समझ में आ रहा है। लेकिन जब हम उसी नाटक को हम रंगमंच में देखेंगे, तब कैसे पता चलेगा, तब तो पता नहीं चलेगा कि कैसे हो पाएगा क्या बोलकर। तो वहां पर हमें क्या होनी चाहिए, जो लक्षण है, वृत्ति किसे कहते हैं, विस्कंभक किसे कहते हैं, प्रवेशक, ये सारी चीजें हम आगे चलकर पढ़ेंगे, आलोचना करेंगे उसमें। तो इसमें आरभटी वृत्ति रहती है, प्रहसन, विस्कंभक, प्रवेशक, इसका अभाव होता है, ये नहीं रहता। हास्य अंगिरस होता है इसमें, अंगी अर्थात मुख्य मुख्य रस इसमें हास्य रस ही रहता है। यह शुद्ध संकीर्ण विकृत के भेद में 3 प्रकार के होते हैं। क्या ये जो प्रहसन है, प्रहसन के 4 भाग किया गया है, शुद्ध प्रहसन, संकीर्ण प्रहसन और विकृत प्रहसन, ये 3 प्रकार होते हैं। इनमें कंदर्प केली शुद्ध प्रहसन है, धूर्त चरितम संकीर्ण प्रहसन है, और कली केली ही ये विकृत प्रहसन है। ये आपको याद करने की चीज है कि कंदर्प कली जो है शुद्ध प्रहसन है, धूर्त चरितम जो है वो संकीर्ण प्रहसन है, और कली केली जो है विकृत प्रहसन है। जो बाद में उसके बाद आता है प्रहसन के बाद डीम। डीमक का अर्थ है रूपक का वह भेद जिसमें विद्रव और उत्पात का बाहुल्य को डीम कहा जाता है। जिसमें विद्रव और उत्पात ज्यादातर है, उसमें डीम कहा जाता है। इसका कथानक इतिहास प्रसिद्ध होता है। इसका जो विषय कथा है वो इतिहास प्रसिद्ध होता है। नाटक का विषय वस्तु इतिहास प्रसिद्ध था। उसके बाद जो भाण प्रहसन आया प्रकरण इत्यादि में, उसमें इतिहास प्रसिद्ध नहीं था, लेकिन डीम में जो कथा आया है वो इतिहास प्रसिद्ध है। तथा देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस आदि 16 प्रकार के उद्धत प्रकृति के पात्र नायक होते हैं। इसमें देवता भी नायक हो सकते हैं, गंधर्व भी नायक हो सकते हैं, यक्ष भी नायक हो सकते हैं, यहाँ तक कि राक्षस भी इसमें नायक हो सकते हैं। किसमें? डीम में। तो उद्धत प्रकृति के पात्र, सरल प्रकृति नहीं है, उद्धत, इसीलिए तो इसमें बोला गया कि विद्रव और उत्पात का बाहुल्य रहेगा। किसमें? डीम में। यह माया, इंद्रजाल, संग्राम, क्रोध और जो है उन्मत्तादिक चेष्टाओं और उपराग से युक्त रहेगा। ज्यादातर डीम का जो है कथा वस्तु में किसका ज्यादातर देखने को मिलेगा? माया, इंद्रजाल, संग्राम, क्रोध, उन्मत्तादिक चेष्टाओं, उपरागों, ऐसी चीजें ज्यादातर रहेगी। इसमें प्रधान रस रौद्र रस रहता है। प्रधान रस डीम में रौद्र रस रहता है, तथा अन्य रस बाकी जो रस रहे उसमें से ये कम रहते, गौण रस हिसाब से रहते हैं। इसमें अंकों की संख्या 4 होती है, 4 अंक विशिष्ट रहते हैं डीम। विस्कंभक, प्रवेशक, कौशिकी वृत्ति तथा शांत, हास्य और श्रृंगार रस का अभाव होता है। विस्कंभक, प्रवेशक, कौशिकी वृत्ति, शांत, हास्य और श्रृंगार रस इसमें नहीं रहता। किसमें? डीम में। गर्भ तथा विमर्श संधियों को छोड़कर शेष तीनों संधियों का समावेश होता है। गर्भ और विमर्श संधि इसमें
नहीं रहता है। तो बाकी क्या क्या रहते हैं, मुख रहता है, प्रतिमुख रहता है और निवारण संधि रहेंगे इसमें डीम में। तो इसी हिसाब से और एक बार देखते हैं। तो डीम में जिसमें कि ज्यादातर विद्रव और उत्पाद के विषय में ज्यादातर रहेगा और उसमें इसका कथा इतिहास प्रसिद्ध होनी चाहिए और इसमें नायक जो रहेंगे वो देवता भी हो सकते हैं, गंधर्व भी हो सकते हैं, यक्ष भी हो सकते हैं, राक्षस भी हो सकते हैं। इसी प्रकार से 16 प्रकार के उद्धत मतलब जो विद्वान कर सकते हैं। तो उसी हिसाब का प्रकृति के पात्र नायक हो सकते हैं, होते हैं। और इसमें ज्यादातर माया, इंद्रजाल, युद्ध, क्रोध ये सब चीजें दिखाई जाती है। और इसमें प्रधान रस रुद्र रस रहता है। और इसमें कितने अंक रहेंगे, तो 4 ही अंक रहेंगे। इसमें 4 अंक रहता है। और इस डीम में विस्कंभक, प्रवेशक, कोशिकी वृत्ति और शांत, हास्य और श्रृंगार रस नहीं रहते हैं, नहीं रहेगा। गर्भ और विमर्श संधि को छोड़कर बाकी मुख्य, प्रतिमुख और निवर्हण ये 3 संधि रहेंगे। और इसका उदाहरण है त्रिपुरदाह। त्रिपुरदाह इसका उदाहरण रहा है। उसके बाद आएगा व्यायुग। व्यायुग में क्या है, व्यायुग का इतिवृत्त नायक दोनों प्रख्यात होते हैं, इतिवृत्त और नायक। बाकी में देखिए सब जगह में कहानी जो कथा वस्तु है वो इतिहास प्रसिद्ध बोलता है और या तो नहीं बोल रहा है अभी। लेकिन जो है व्यायोग में कहानी भी इतिहास प्रसिद्ध भी है और उसका जो नायक भी रहेंगे वो भी इतिहास प्रसिद्ध है, सबका जाना पहचाना है, जाना सुना है। इसमें स्त्री पात्रों की संख्या कम होती है। किसमें, व्यायोग में स्त्री पात्रों की संख्या बहुत कम ही होती है तथा पुरुष पात्रों की संख्या अधिक होती है। पुरुष पात्रों की संख्या ज्यादातर रहती है। इसमें एक अंक होता है, एक ही अंक इसमें देखने को मिलता है व्यायोग में, जिसमें एक दिन की ही घटना का वर्णन होता है। एक दिन का ही घटना इसमें व्याख्या की गई होती है, पूरा जीवन का या साल भर का नहीं रहता। इसमें ऐसे युद्ध तथा संग्राम का वर्णन होता है जो स्त्री के कारण न हो, स्त्री उसमें कारण नहीं है, उसी हिसाब का जो युद्ध या संग्राम है उसका वर्णन रहेगा। इसका नायक प्रख्यात, धीरोदात्त, राजर्षि तथा दिव्य पुरुष होते हैं। किसका, व्यायोग का। व्यायोग का जो है नायक प्रख्यात रहते हैं, धीरोदात्त, राजर्षि तथा दिव्य पुरुष होते हैं। इसमें कौशिकी वृत्ति का अभाव रहता है तथा हास्य, शांत और श्रृंगार रस के अतिरिक्त कोई अन्य रस प्रधान होता है। हास्य, शांत और श्रृंगार ये रस तीनों को छोड़कर बाकी जो रस रहे, रुद्र रस वगैरह, तो वो सब मुख्य रस हो सकते हैं। जैसे कि उदाहरण है सौगंधिका हरणम। सौगंधिका हरणम इसका उदाहरण है, किसका, व्यायुग का। उसके बाद आएगा समवकार। क्या है, व्यायुग के बाद समवकार। समवकार में देव तथा असुरों में संबंध इतिहास प्रसिद्ध इतिवृत्त होता है। देव तथा असुरों से संबंध रहना है और इतिहास प्रसिद्ध भी उसका कहानी जो है इतिहास प्रसिद्ध होना चाहिए। विमर्श को छोड़कर शेष चारों संधि की योजना तीनों अंकों में होती है। प्रथम अंक में मुख तथा प्रतिमुख, द्वितीय अंक में गर्भ और तृतीय अंक में निवर्हण संधि की योजना होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो प्रथम अंक में मुख रहेंगे,
तथा प्रतिमुख, मुख और प्रतिमुख प्रथम अंक में रह जाएंगे और द्वितीय अंक में गर्भ और तृतीय अंक में निवर्हन संधि रहेंगे क्योंकि समवकार में 3 ही अंक रहते हैं। इसमें 12 नायक होते हैं जो धीरोदात्त, प्रख्या तथा दिव्य अथवा अदिव्य कुटी के हुआ करते हैं। इसमें 12 नायक होते हैं। किसमें? समवकार में। वीर अंगिरस होता है। वीर रस जो है वो अंगिरस मुख्य रस रहता है। विस्कंभक, प्रवेशक, कोशिकी वृत्ति का अभाव रहता है। उसमें विस्कंभक, प्रवेशक इत्यादि नहीं रहता। उपयोगिता की दृष्टि से विथि के 13 अंगों की योजना होती है। गायत्री, उष्णिक आदि अनेक प्रकार के छंद होते हैं। छंद क्या क्या रह सकते हैं? गायत्री, उष्णिक, अनेक प्रकार के। गायत्री, उष्णिक, इस तरह का अनेक छंद का व्यवहार किया जा सकता है, होता है। इसमें धर्म, अर्थ, काम रूप त्रिविध श्रृंगार, स्वाभाविक, कृत्रिम और दैवज रूप त्रिविध कपट तथा चेतन, अचेतन और चेतनाचेत रूप त्रिविध विद्रव होता है। विद्रव क्या है? चेतन, अचेतन, चेतनाचेत रूप त्रिविध विद्रव। धर्म, अर्थ, काम रूप त्रिविध अर्थ, काम, दैव ये रहता है। इसके प्रथम अंक की कथा 12 नाड़ियों से, द्वितीय अंक की कथा 4 और 2 नाड़ी में संपन्न होनी चाहिए। समुद्र मंथन इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। यह नाड़ी अध्याय अंक अर्थ में है। तो ये रहा समवकार। उसके बाद आता है बीथी। बीथी में क्या होता है? बीथी की रचना एक अंक में होती है। बीथी की रचना एक अंक में होती है जिसमें एक पात्र आकाश भाषित के माध्यम से या 2 पात्र उत्तर प्रत्युत्तर के द्वारा अन्य काल्पनिक पात्रों से बातचीत करते हुए चित्रित किए जाते हैं। 2 ही रहते हैं, वो दोनों आकाश भाषित हो सकते हैं या तो सम्मुख में रहकर परिकल्पित जो पात्र रहते हैं उनसे बातचीत करके विषय वस्तु की अवतारणा करते हैं। इसमें श्रृंगाराधिक्य के साथ अन्य रसों की भी सूचना दी जाती है, लेकिन श्रृंगार रस ज्यादातर रहती है। किसमें? बीथी में। इसमें मुख और निवारण संधियां होती है अथवा अर्थ प्रकृतियां 5 होती है। ये अर्थ प्रकृतियां क्या है इसे भी हम बाद में देखेंगे। इसमें अभी सोचने की कोई जरूरत नहीं है। हम आगे की क्लास में ये सारी चीजें हम क्लियर करेंगे कि संधि कितने, अर्थ प्रकृति कितने हैं, संधि के अंग क्या है, काव्य लक्षण क्या है, कैसे किया गया है लक्षण का विवेचन साहित्य दर्पण में। ये सारी चीजें, फिर नायक के जो विभाजन किया गया है कैसा होना चाहिए, ये सब नेक्स्ट क्लास में हम ये सब देख। इसीलिए ज्यादा चिंता अभी करने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ यही याद रखने की चीज है कि अर्थ प्रकृतियां जो 5 होती है वो विधि में रहती हैं और उस निवारण होती है, दोनों ही रहते हैं। इसमें रहता है कोशिकी वृत्ति मुख्य रूप से रहता है। उद्यात्यक, नालिका, प्रपंच, त्रिगत, छल, वक्कली, अधिबल, गंड, अवसंदित, नालिका, असत्प्रलाप, व्यवहार तथा मृदक के भेद में विधि के कुल 13 अंग बताए गए हैं। विधि के भी 13 अंग बताए गए हैं। ये सब विधि का सर्वोत्तम उदाहरण मालविका है। मालविका जो है वो विधि के उदाहरण रूप में दिया गया है। उसके बाद आता है अंक। उस सृष्टि का अंक अथवा अंक में एक ही अंक होता है जिसमें कवि अपनी बुद्धि द्वारा किसी प्रख्यात वृत्त को विस्तृत करके प्रस्तुत करता है। किसी एक
प्रख्यात घटना है। जिस घटना को वो विस्तार रूप से वर्णन एक ही अंक में करता है कवि, तो उसे अंक कहा जाता है। इसका नायक कोई साधारण पुरुष होता है। स्त्रियों के विलाप का प्रचुर मात्रा से वर्णन परिणाम स्वरूप करुण अंगिरस होता है। यहाँ ज्यादातर स्त्रियों की क्रंदन रोदन को ज्यादा प्राधान्य दिया गया है। किसमें? अंक में। और इसके कारण करुण रस ही जो है अंक की मुख्य रस के हिसाब से ग्रहण किया जाता है। इसमें संधि वृत्ति तथा अंक भाण के समान रहते हैं। भाण में जैसे संधि है, वृत्ति है और अंक, वो सारे चीजें अंक में भी समान है। भारतीय वृत्ति के प्रयोग के परिणाम स्वरूप जय पराजय इसका उदाहरण है। इसमें जय पराजय एक ग्रंथ है जो कि अंक में का उदाहरण है। उसके बाद आता है यहाँ मृग। यहाँ मृग में क्या होता है? यहाँ मृग का इतिवृत्त प्रख्यात तथा कल्पित होता है। प्रख्यात भी हो सकता है या कल्पित भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि कल्पित ही होना चाहिए या प्रख्यात ही होना चाहिए। प्रख्यात और कल्पित दोनों हो सकता है। इसमें 4 अंक होते हैं। इसमें यहाँ मृग में तथा मुख प्रतिमुख निवारण 3 संधियां होती हैं। इसमें नायक तथा प्रतिनायक प्रसिद्ध धीरदात्त मनुष्य अथवा देवता होते हैं। इसमें नायक प्रतिनायक दोनों प्रसिद्ध धीरदात्त मनुष्य हो सकता है या देवता भी हो सकता है। दिव्य तथा अदिव्य 10 उद्धत पुरुष पताका के नायक होते हैं। ये सब चीजें, ये पताका क्या है, अर्थ प्रकृति क्या है, मैं बोला है। तो ये पताका क्या है, पताका के क्या है, तो ये सब हम आगे चलकर पढ़ेंगे। इसका अर्थ विभाजन यहाँ करेंगे तो हम ये जो 10 विभाजन है इसे पढ़ नहीं पाएंगे, एक एक में ही समय चला जाएगा। तो हमें इसे अभी नहीं देखना है, अगले क्लास में हम इसको धीरे धीरे से क्लियर करेंगे। प्रतिमा नायक का बल युद्ध स्थान में प्रदर्शित कर किसी न किसी बहाने से युद्ध को रोक दिया जाता है। प्रतिनायक का बल जो युद्ध स्थान में प्रदर्शित कर किसी न किसी बहाने से युद्ध को रोक दिया जाता है और वध योग्य लोगों का वध भी वर्णित नहीं किया जाता है। कुछ आचार्यों का मत है कि यहाँ मृग में एक ही अंक होता है तथा देवता भी नायक होते हैं। इसके विपरीत कुछ लोग का मत है कि यहाँ मृग में नायकों की संख्या 6 होती है, जिसमें किसी दिव्य स्त्री के कारण युद्ध होता है और वहां मृग के तुल्य अलभ्य कामिनी की नायक कामना करता है, अतः इसे यहाँ मृग कहते हैं। यहाँ कामना, मृग, मृगिणी, कामिनी, मृग्यते खोजता है, ढूंढता है। इसका उदाहरण होता है कुसुम शेखर विजय आदि। इसका एग्जाम्पल है कुसुम शेखर विजय। तो इसमें ज्यादातर चीजें याद रखने की है, जो कि उसके लक्षण में क्या क्या होनी चाहिए, क्या क्या होने पर हम संवकार बोलेंगे, क्या क्या होने पर यहाँ मृग बोलेंगे, किसको हम विथि बोलेंगे, किसको नाटक बोलेंगे, ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो इसे इस नाम से बुला जाएगा। और इसका उदाहरण क्या है, बस इतना ही ज्यादातर याद रखने की चीज है। और उसके बाद आता है आपका जो हम अभी रूपक के बारे में पढ़ रहे थे, तो प्रमुख रूपक कुछ रहते हैं संस्कृत साहित्य में, संस्कृत भाषा में। तो उसमें हम देखते हैं उदाहरण तौर पे स्वप्न वासवदत्तम जो बहुत प्रसिद्ध है। महाकवि भास के लिखा हुआ 13 नाटकों का जो प्रणयन किए हैं, उसमें स्वप्न वासवदत्तम जो है वो विशिष्ट स्थान में है। उदयन कथा आश्रित इस नाटक में 6 अंक पाए जाते हैं। नाटक में हमने पहले देखे हैं कि न्यूनातिन्यून 5 रहना है और ज्यादा से ज्यादा 10 रहनी है अंक। तो इसमें है 6 अंक है, तो ये नाटक कुटी में एक लक्षण में आ गया। इस नाटक का नायक उदयन, एक नायिका वासवदत्ता है। नायक उदयन है और नायिका वासवदत्ता।
इसका अंगिरस श्रृंगार है, और हमने पढ़े हैं अभी कि नाटक का मुख्य रस श्रृंगार रस रहा है। उदयन अपने राज्य में आकर वासवदत्ता के प्रेम में इतना वशीभूत हो जाता है कि आरुणि उसके राज्य पर अधिकार कर लेता है और उदयन को लावाणक नामक ग्राम में रहना पड़ता है। उदयन का अमात्य योगंधारण अपनी योजना के अनुसार अपने और वासवदत्ता के जलने का मिथ्या वृत्तांत तो फैलाकर वासवदत्ता को छद्मवेश में मगध की राजकुमारी पद्मावती के पास न्याय के रूप में रख देता है। यहाँ न्याय के रूप में मतलब धर्मशास्त्र में बोला, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि मान लीजिए घर में माँ बेटी दोनों रह रहे हैं या माँ बच्चे दोनों हैं, तो कहीं पास में थोड़ा दूर में सब्जी कुछ खरीदने जाना है और पास के पड़ोस में माँ बोल के जाती है, बच्ची को थोड़ा देखते रहिए मैं आता हूँ। तो इसी हिसाब से हो, थोड़ा देखते रहिए, आपकी निगरानी में ये है न्याय के रूप में। तो न्याय के रूप में ये लौकिक उदाहरण में आज के जमाने का दिया, ठीक है। तो या तो हम ऐसे भी करते हैं, कहीं गांव एक दिन के लिए जाना है, शाम तक आ जाते हैं, तो क्या करते हैं पास वाले सब बंद कर देते हैं, लॉक कर देते हैं और चाबी उनके पास दे दे देते हैं कि थोड़ा हम जा रहे हैं। अब तो ये गांव की, शहर की तो परिकल्पना अलग है। ज्यादातर गांव में ये सारी चीजें देखने को मिलता है कि थोड़ा आप देखते रहिए, घर हम आते हैं, गांव जा रहे हैं, आएंगे 2-3 दिन बाद थोड़ा नजर रखे रखिएगा। तो इसमें न्याय के रूप में रख देता है। कुछ समय के पश्चात उदयन का पद्मावती से विवाह हो जाता है। मगध की सेना उदयन के राज्य को आरुण से मुक्त करा लेती है। उदयन पद्मावती एवं छद्मवेश धारण करने वाली वासवदत्ता के साथ अपनी राजधानी कौशाम्बी में प्रवेश करता है। वहीं योगंधारण समस्त रहस्य को उदयन के समक्ष निवेदित करता है। इस नाटक का स्वप्न अंक अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके आधार पर इसका नाम स्वप्नवासव रखा गया है। कहानी का यही सारांश है, इसे सिर्फ जानना है, आपके सिलेबस में ऐसे कुछ नहीं है। और उसी हिसाब से प्रतिमा नाटक भाष्य का ही वो प्रणयन किया गया है और इसमें 7 अंक है। नाटक क्यों बोला गया है, इसमें देखिए नाटक में कितने अंक रहना है, 5 से 10 के बीच में रहना है, मिनिमम 5 या मैक्सिमम 10। तो इसमें 7 अंक हैं। इसके नायक राम है प्रतिमा नाटक में, और नायिका सीता ही है। श्रृंगार रस प्रधान है। राम के राज्याभिषेक, रुकने, वनवास, सीता हरण, रावण वध, राम के राज्याभिषेक तक की कथा वर्णित है। महाकवि ने इसका शीर्षक तृतीय अंक की कथा के आधार पर निर्धारित किया है। हमने कल देखा है कि नाटक का नाम किसके आधार पर रखा जाए, कथा वस्तु के ऊपर, नायक के नाम पर, किसी एक विषय को लेकर, अंक के जो विषय है उसको लेकर नाटक का नाम रखा जाता है। फिर अंकों का, सर्ग का नाम भी नामकरण, नामकरण किस कैसे किया जाए इसका विधान भी हम कल चर्चा कर चुके हैं। तो ये भी एक प्रश्न है कि ग्रंथों की या काव्य की नामकरण कैसे होता है, नामकरण की क्या विधा है। महाकवि ने इसका शीर्षक तृतीय अंक, जो प्रतिमा नाटक है उसका तृतीय अंक में जो कथा है उसके आधार पर ही निर्धारित किया है, जिसमें भरत ने जब वो मैके गए हैं, नहीं मैके तो नहीं, ननिहाल अपनी मामू के घर गए हैं, वहीं से जब आ रहे हैं उनके पिताजी का दिवंगत हो जाना उनको पता नहीं था। अब जो आ रहे हैं तो रास्ते में क्या हो रहा है, तो बाहर जो पूर्वजों की मूर्तियां बनी हैं उस तैयार कर रहे हैं, प्रतिमा को, तो तब वो घबरा जा रहे हैं। तो क्या होता है, जो पास जाकर अपने पूर्वजों की जो प्रतिमा के बीच की प्रतिमा का सुख हो जाते हैं। क्या हुआ, तो प्रतिमा गृह में वो अपनी माताओं से मिलते हैं और वहीं से भरत राम को लौटाने के लिए वन की ओर चले जाते हैं।
यह नाटक में प्रतिमा की भूमिका मुख्य होने के परिणाम स्वरूप इसका नाम प्रतिमा नाटक है। शूद्रक विरचित मृच्छकटिकम 10 अंकों का प्रकरण है। हमने अभी भी पढ़ा है, प्रकरण में 10 ही अंक होते हैं। प्रकरण में कितने अंक होते हैं? 10 ही अंक होते हैं। और इसका नायक धीरो प्रशांत कोटि का होता है, अमात्य ब्राह्मण या वैश्य हो सकता है। तो यह रचना भास की विरचित दरिद्र चारुदत्त नाटक के सामने रखती है। भास ने जो दरिद्र चारुदत्त नाटक लिखे हैं उसके सहित प्राय समानता रहती है मृच्छकटिक का। इसका अंगिरस श्रृंगार है। इसका नायक चारुदत्त एवं नायिका वसंत सेना है। इस प्रकरण रूपक में चारुदत्त और जो वसंत सेना है की प्रणय कथा वर्णन शूद्रक कवि द्वारा किया गया है। शूद्रक कवि ने क्या किया है, इसमें वसंत सेना और चारुदत्त की प्रणय कथा को, प्रेम विषय को वर्णन किए हैं। प्रथम अंक में एक कवि ने चारुदत्त की दरिद्रता वर्णन की है और दूसरी ओर राजमार्ग पर शिकार एवं बीट के द्वारा पीछा की जाती हुई वसंत सेना का चित्रण किया गया है। अंधकार का लाभ उठाती हुई वसंत सेना अपनी आभूषणों को चारुदत्त को यहाँ न्यास के रूप में रखकर अपने घर ले जाती है। फलतः इसके प्रथम अंक का नाम अलंकार न्यास रखा गया है। कल भी हमने देखे थे कि अंक या सर्ग का नाम किसी विषय वस्तु के आधार पर ही रखा जाता है। द्वितीय अंक में 4 दृश्य है जो वसंत सेना के आवास तथा निकट के राजमार्ग से संबंध है। तृतीय अंक संधि छेद है जिसमें सर्विलक चारुदत्त के घर में न्यास के रूप में रखे गए वसंत सेना के आभूषणों को चुरा लेता है। न्यास के रूप में रख के गया। न्यास के रूप में मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए आप अपने पड़ोसी के साथ बहुत मिलते हैं, बहुत घनिष्ठ है। आजकल फ्लैट की जो कल्चर है टाउन शहर नगर में, उसमें नहीं होता। ज्यादातर गांव में ये ज्यादातर देखने को अभी भी मिलता है कि अभी मान लीजिए कहीं कोई बाहर जा रहा है तो अपनी जो कुछ जो अत्यंत मूल्यवान चीजें हैं पास की पड़ोसी या जिससे वो ज्यादा संबंध रखता है, ज्यादा मिलता है, उसके पास आप ये थोड़ा रख लीजिए अपने पास, मैं थोड़ी दिन के बाद आकर ले जाऊंगा। तो उसके लिए उसे कुछ फेयर नहीं देना पड़ता है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, हम बैंक में लॉकर में रख के जा रहे हैं। उसके लिए हमें कुछ पैसा भी देना पड़ता है कि वो हमारी चीज को निगरानी में सुरक्षित रखे। तो इसे न्यास कहा जाता था, इसी तरह का रखना। चतुर्थ अंक में मदनी का सर्विलक है। इस अंक में सर्विलक चुराए गए आभूषणों को देकर अपनी प्रेयसी मदनिका को स्वामिनी वसंत सेना से मुक्त कराता है और इसे वधू बनाता है। पंचम अंक दुर्दिन है। इस अंक में वर्षा काल का भव्य वर्णन शूद्रक कवि ने किया है। षष्ठ अंक जो है वो प्रवहन विपर्जय है। इस अंक में वसंत सेना भय व शिकार की गाड़ी को चारुदत्त की गाड़ी समझकर बैठ जाती है और चारुदत्त की गाड़ी पर कारागार से भागा हुआ आर्यक बैठ जाता है। इसके बाद मार्ग में चंदनक नामक एक सिपाही आर्यक को अभय दान देता है और उसकी गाड़ी आगे बढ़ जाती है। सप्तम अंक आर्य का अपहरण है। इसमें आर्यक चारुदत्त के पास पुष्कर उद्यान में पहुंचता है। बसंत सेना की प्रतीक्षा में चारुदत्त आर्यक को देकर उसके अभय दान देता है। इसी प्रकार विषय वस्तु आगे चलता रहता है और अंत में नायिका और नायक और नायिका बसंत सेना और चारुदत्त की क्या समागम
हुआ है प्रकरण की समाप्ति में। इसी तो यहाँ पर आपको याद रखना है, हर एक अंक का एक एक नाम दिया गया है, तो उसे थोड़ा याद कर लेना है। उसके बाद आता है प्रख्यात नाटक जो है अभिज्ञान शाकुंतलम। तो ये तो सबको प्राय मालूम ही है। हाँ, शायद कोई अनम्यूट करके जो बात कर रहे हैं थोड़ा म्यूट कर दिए, रुद्रदेव जी। अभिज्ञान शाकुंतल में महाकवि कालिदास प्रणीत जो है वो 7 अंक में विभाजित है। उसमें नाटक की अंगी रस श्रृंगार रस ही है, और नाटक में प्रसिद्ध राजर्षि दुष्यंत है और नायिका शकुंतला है। इसका कथानक भारत के जो आदि पर्व से गृहीत है। इसमें हस्तिनापुर नरेश दुष्यंत और कण्व की पालिता कन्या जो है उनकी विषय में, उनकी जो गांधर्व विवाह है उसके बाद उनका परित्याग, उसको ग्रहण ना करना, दुर्वासा के द्वारा अभिशाप पाना, ये सारे विषय उसमें वर्णित किया गया है। और बाद में वो अपने पुत्र और पत्नी दोनों को फिर मिलते हैं उसके 7वें अंक में, अंतिम में। तो ये सारी चीजें उसमें वर्णन किया गया है। उसके बाद आता है मुद्रा राक्षस। इसमें विशाखा दत्त का जो है मुद्रा राक्षस, उसमें कूटनीति ऐतिहासिक नाटक भी है, और कूटनीति किस तरह कूटनीति काम करता है, ये सारी चीज बहुत सुंदर तरीके से उसमें वर्णन किया गया है। और इसमें वीर रस प्रधान है इसमें, और नाटक नायक चाणक्य है इसमें ज्यादातर। इसमें नायक चाणक्य ही रहे हैं। नायिका एवं विदूषक रहित 7 अंकों वाले यह नाटक में चाणक्य का और चाणक्य अमात्य राक्षस के बुद्धि कौशल का विशाखा दत्त ने वर्णन किया है। बहुत सुंदर नाटक है। इस नाटक के प्रथम अंक में चाणक्य को राक्षस के 3 विश्वास पात्र संबंधियों का क्षपणक जीव सिद्धि का क्षपणक जीव सिद्धि, कायस्थ सकटदास तथा श्रेष्ठी चंदन दास के संबंध में गुप्तचरों से सूचना मिलती है। इसी हिसाब से कथा आगे चलती है। क्या तो राक्षस की एक मुद्रा भी प्राप्त होती है जो राक्षस पराजय का कारण बनती है, मुद्रा राक्षस में। तो इसी हिसाब से फिर आगे द्वितीय अंक में जो है राक्षस की कूटनीतिक पराजय का प्रथम दर्शन होता है। चाणक्य को जागरूकता के परिणाम स्वरूप चंद्रगुप्त की हत्या और राक्षस की योजना विफल हो जाती है। तृतीय अंक में कौमुदी महोत्सव निषेध का वर्णन किया गया है। नाटक के चतुर्थ अंक में राक्षस को अपनी योजना की असफलता का पता चलता है। राक्षस परमेश्वर के पुत्र मलय केतु के संपर्क में स्थापित कर उसे चंद्रगुप्त की जगह नंदवंश के सिंहासन पर बैठने की योजना बनाता है। पंचम अंक में नाटक की मुख्य कथा का वर्णन है। इस अंक में मुद्रित लेख तथा आभूषण के साथ सिद्धार्थक पकड़ा जाता है। परिणाम स्वरूप मलय केतु का विश्वास राक्षस से हट जाता है और वह राक्षस का विरोधी बन जाता है। राक्षस के विरोध के परिणाम स्वरूप मलय केतु अपने सहयोगी के साथ पकड़ लिया जाता है तथा राक्षस को पकड़ने का प्रयास किया जाता है। छठे अंक में राक्षस चंदन की प्रवृत्ति जानने के लिए कुसुमपुर लौट जाता है और उसे चंदन दास के लिए जाने वाले मृत्युदंड की सजा की सूचना मिलती है। 7वें अंक में चंदन दास को फांसी के लिए वध स्थान पर लिया जाता है, वहीं उसकी पत्नी और पुत्र विलाप कर रहे हैं। स्वयं को इस विपत्ति से बचाने के लिए उसका मित्र राक्षस वहां उपस्थित होता है और चाणक्य की मित्रता स्वीकार कर चंद्रगुप्त का अमात्य बनना स्वीकार करता है। इसी घटना के साथ नाटक का अंत होता है। बेणी संहार, भट्ट नारायण द्वारा प्रणीत बेणी संहार भी बहुत प्रसिद्ध नाटक है।
और इसमें वीर रस भी प्रधान है। इस नाटक का नायक भीम है, नायिका द्रौपदी है और महाभारत की कथा पर आधारित है। नाटक के प्रथम अंक में भगवान श्री कृष्ण पांडवों की ओर से संधि का प्रस्ताव लेकर दूत के रूप में धृतराष्ट्र के पास दरबार गए हैं। धृतराष्ट्र के, और जहाँ दुर्योधन है वहीं पर श्री कृष्ण प्रस्ताव रखते हैं जो जहाँ पर युद्ध ना हो, लेकिन दुर्योधन ने श्री कृष्ण का मजाक उड़ाया है, बंदी इच्छा प्रकट की है। कृष्ण के इस अपमान से युधिष्ठिर आदि का क्रोध बहुत बढ़ जाता है। द्वितीय अंक में अभिमन्यु वध के पश्चात दुर्योधन अपनी पत्नी भानुमति से मिलता है। एक और भानुमति अपशकुन सूचक स्वप्न को देखकर अत्यंत व्यथित हो जाती है। दूसरी ओर दुर्योधन अपनी काम क्रीड़ा के माध्यम से उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयत्न करता है। उसी समय आने वाले अमंगल की सूचक भयंकर आंधी आती है। दुर्योधन के रथ की ध्वजा टूट जाती है। उसी समय अर्जुन की जयद्रथ की प्रतिज्ञा से घबराई जयद्रथ की माँ और पत्नी दुर्योधन के पास आकर जयद्रथ की प्राण रक्षा की प्रार्थना करती है तथा दुर्योधन उन्हें जयद्रथ की प्राण रक्षा का आश्वासन देता है। तृतीय अंक में द्रोणाचार्य यदि के वध की सूचना मिलती है। द्रोण वध के अश्वत्थामा आग बबूला हो जाते हैं। कर्ण के व्यंग्य बाणों से आहत हो अश्वत्थामा कर्णवध को उद्यत हो जाता है। अंत में दुर्योधन दोनों को समझाकर शांत करता है। चतुर्थ अंक में दुशासन के खून का प्यासा भीम अवसर पाकर दुशासन पर आक्रमण करता है। दुर्योधन की कर्ण को सेनापति बनाकर स्वयं दुशासन की रक्षा के लिए आता है, परंतु भीम ने प्रबल प्रहार कर मूर्छित हो जाता है। मूर्छा दूर होने के बाद दुर्योधन को दुशासन की मृत्यु का समाचार प्राप्त होता है। पंचम अंक से धृतराष्ट्र और गांधारी दुर्योधन से संधि कर लेने का आग्रह करते हैं, किंतु दुर्योधन उनके इस प्रस्ताव से सहमत नहीं होते। इसी समय युद्ध भूमि में कर्णवध की सूचना मिलती है। छठे अंक में पांचालक आकर युधिष्ठिर और द्रौपदी का सूचना देता है कि सरोवर में छिपे दुर्योधन को भीम ने अपने व्यंग्य बाणों से उत्तेजित कर बाहर निकालकर गदा युद्ध प्रारंभ कर दिया है तथा दुर्योधन का मित्र राक्षस चारवाक युधिष्ठिर से बताता है कि महायुद्ध में भीम मारे गए हैं। इस दुखद समाचार से युधिष्ठिर अग्नि में प्रवेश करना चाहते हैं। उसी समय दुर्योधन के रक्त से रंजित भीम उपस्थित होते हैं। द्रौपदी की प्रतिज्ञा पूर्ण होती है और श्री कृष्ण के आशीर्वचन के साथ नाटक की समाप्त होती है। उसके बाद उत्तर रामचरित, ये रामायण के ऊपर आधारित है। भवभूति प्रणीत उत्तर रामचरित 7 अंक में है। रामायण की कथा आश्रित नायक नायिका यहाँ पर रहती हैं और करुण रस इसकी अंगिरस है। इसी हिसाब से फिर रत्नावली भी है जो हमारी हर्ष प्रणीत रत्नावली है। 4 अंकों की नाटिका है। इसका अंगिरस श्रृंगार है और नायक उदयन तथा नायिका रत्नावली है। इस नाटिका में राजा उदयन और सिंघल देश की राजकुमारी रत्नावली, उनका नाम सागरिका भी है, उनका प्रणय विवाह की कथा निबद्ध है। इसके प्रथम अंक में सिद्ध पुरुष की भविष्यवाणी अनुसार मंत्री योगंधारण षड्यंत्र रचकर सिंघलेश्वर विक्रमबाहु की कन्या रत्नावली को वत्सराज उदयन के यहाँ बुलवा लेता है तथा रत्नावली सागरिका के नाम से प्रच्छन्न रूप से छद्मवेश में दासी बनकर बासवदत्ता के साथ रहने लगती है। बासवदत्ता सागरिका को सदैव राजा से दूर रखने का प्रयास करती है, परंतु दैववशात मदन महोत्सव के अवसर पर वह राजा उदयन का प्रथम दर्शन करने में सफल हो जाती है। द्वितीय अंक में सागरिका अपनी सखी सुसंगता के साथ मनोविनोद के लिए राजा का चित्र बनाती है। सुसंगता तथा सागरिका के प्रेमालाप को एक सारिका सुन लेती है और उसको दोहराने लगती है, जिसको मकरंदोद्यान में प्रवेश करते हुए उदयन सुन लेता है। उसी समय किसी बानर का उपद्रव होता है। सुसंगता और सागरिका दोनों भागती हैं।
शीघ्रतावश चित्रफलक वहीं टूट जाता है, उसे उदयन के हाथ में पहुंचाकर गुप्त प्रणय का प्रकट करता है। किंतु वासवदत्ता इस घटना से क्षिब्ध होकर अंतपुर में चली जाती है। तृतीय अंक में जो नाटिका का हृदय का जा सकता है। चित्र दर्शन के उपरांत उदयन सागरिका पर आसक्त हो जाता है। सुसंगता और विदुषा उदयन सागरिका को माधवीलता मंडप में मिलने के आयोजन करते हैं। संयोगवश वासवदत्ता को षड्यंत्र का पता चल जाता है, वहां पहले ही पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार में यहाँ ज्यादातर जो उदयन और रत्नावली, इनकी जो प्रेम कथा है, इनकी जो प्रणय कथा है, उसका वर्णन किया गया है। और जो अन्य रूपक हैं, अनर्घ राघव रहा है, जो मुरारी मिश्र के रहे हैं एकमात्र, कर्पूर मंजरी राजशेखर के, प्रबोध चंद्र रहा है कृष्ण मित्र के, प्रसन्न राघव रहा है जयदेव के, ये सारे रहे हैं। और ये जो दृश्य काव्य है, रूप की समसामयिका, ये जो सारे चीजें आपको इसी हिसाब से रूपक आगे चलता रहा है। आज भी अर्वाचीन युग में भी बहुत सारे रूपक ग्रंथ हमें देखने को मिलते हैं। आज भी लिखा जा रहा है, विभव भेद इत्यादि है बहुत सारे। तो आज जो हम पढ़े हैं, पहले कल जो पढ़े थे वो था श्रव्य काव्य, गद्य पद्य। आज जो देखे उभयात्मक गद्य पद्यमयी, गद्य काव्य, पद्य काव्य और चंपू काव्य। उसके बाद आता है दृश्य काव्य जो रूपक है, जिसमें हमने देखा कि वो क्यों शुरुआत की गई, किस लिए रूपक काव्यों की शुरुआत हुआ। तो उसमें मूल कारण यही रहा कि जो पढ़ना चाहते हैं मनोरंजन के लिए, देवताओं ने गए हैं ब्रह्मा के पास कि हमें मनोरंजन की कुछ सामग्री दीजिए, तो रूपक काव्य की उधर उद्भावन शुरुआत की जा गई है। यही बात हमने देखी और उदाहरण तौर पे हमने बहुत सारे रूपकों की विषय वस्तु उसमें कितनी क्या है वो देखे। और ये भी हमने आज देखा कि 10 रूपक है जो है, उसमें किसको नाटक कहेंगे, किसको प्रहसन कहेंगे, किसको प्रकरण कहेंगे, किसको भाण कहेंगे, ये सारी चीजें हमने आज आलोचना की है। इस पर भी तो इतना ही आज का जो विषय है, आलोचना विषय इतना ही रहा है। और आप में से किसी को आज जो विषय हमने आलोचना किया है उस पर कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। नमो नमः गुरुदेवः। हाँ बोलिए। सर, नाटक और नाटिका में क्या फर्क है? हाँ, यही बात मैं जानता था। मैं कल आपको इस विषय में हम लोग जब आएंगे, मैं यहाँ पे भी बोलना भूल गया कि ये नाटिका क्यों बोला जाता है। हम जब कल इसके विषय, कल तो नहीं, नेक्स्ट क्लास में जब हम 10 रूपक के विषय में जब धीरे धीरे आएंगे ना, विचार करेंगे, तब हम इसके ऊपर प्रांजल से हम विचार करेंगे कि नाटक किसे कहेंगे और नाटिका क्यों कहा जाएगा। रत्नावली को कहाँ पर नाटक शब्द रहे, नाटकम कहाँ रहेगा और नाटिका शब्द कहाँ पर रहेगी। ठीक है, तो थोड़ा धैर्य बनाए रखिए। जी सर, और एक प्रश्न था। हाँ, एक आप तथापि मैं एक मत दे रहा हूँ। नाटकम नपुंसक है, नाटिका स्त्रीलिंग है। ठीक है, जी सर। तो ये थोड़ा, सर, लेकिन और एक क्यों शंका कहा थी। जाता है। हाँ, सर, आकाश भाषित पात्र जो आपने कहा, वो आकाश भाषित पात्र क्या है? वो अपने आप को कहानी में कैसे, माने चरित्र उसका कैसा रहता है? मैंने बोला ना, एग्जाम्पल दिया ना एक जो प्रसिद्ध है। जैसे कि मान लिया जाए घटना चल रही है, कहाँ पर, कंस लेकर जा रहे हैं किसको, वसुदेव और देवकी को, और आकाश भाषण हो रहा है, आकाशवाणी हो रहा है कि वो क्या कि वो कंस तेरे जिसको तू लेके जा रहा है, यानी कि देवकी को, उसके अष्टम गर्भ में तेरा गर्भ के द्वारा तेरा मृत्यु होगा। वो तो कोई आकर नहीं बोल रहा है, वो आकाशवाणी हो रहा है। तो यहाँ पर भी उसी तरह का होता है। सर, क्या कंस आकाश भाषित पात्र बनेगा? नहीं नहीं, कंस नहीं, कंस आकाश भाषित पात्र नहीं है। आकाश भाषित जो रहेगा वो आकाश, वो सामने नहीं आएगा।
वो आकाश भाषित, जो आकाश भाषित है वही बीट, बीट ही आकाश भाषित है, वो सामने नहीं आएगा। बीट क्या है सर? बीट? अभी तो पात्र जो है, अच्छा। ठीक और है। सर प्रतिनायक क्या है? नायक एक रहता है, जैसे एक्टर को एक्टर बोलते हैं ना, जी आजकल के सर। फिल्म में दो हीरो रहते हैं, एक मैन हीरो रहता है और एक थोड़ा सा छोटा रहता है, जी सर। उसी हिसाब से। धन्यवाद सर। ठीक है, और किसी तरह का भी संशय हो तो आप मान लीजिए अभी कुछ हमें कुछ संदेह हो रहा है, आप आज के समय का फिल्म ना देखकर पुराने 1870s का फिल्म देखिएगा, तो हमारी जो संस्कृत की जो नाट्य परंपरा, जो नियम बना हुआ है ना, बहुत मेल जुल मिलता है। तो उसी समय का आप फिल्म देखे होंगे तो इतना संदेह नहीं आएगा, संशय नहीं उठेगा मन में। जी सर। लेकिन अगले जो सामने हम नेक्स्ट जो क्लास करेंगे, उसमें ज्यादातर ये जो शब्द बहुत सारे हैं, इसका अर्थ क्या है, क्यों, इसीलिए मैं पहले ही बोला था इस विषय पर अभी संदेह संशय ना करें इसका ऊपर, क्योंकि आगे आपका कोर्स में ही है, नेक्स्ट जो यूनिट वगैरह है उसमें ही इस विषय पर आलोचना किया गया है, तो उसमें ही इसका पूरा परिष्कार हो जाएगा। सर ठीक। और किसी का कुछ? ज्यादातर चीजें आज जो पढ़ाई गई हैं उसमें याद रखने की चीजें हैं। आप परीक्षा में इस आप खुद एक टेबल बना के पहले से ही कहीं पे, जैसे आपको स्टडी मटेरियल ऑलरेडी मिल चुकी है, लेकिन स्टडी मटेरियल से भी आप अपना खुद का नोट बना के रख, टेबल बना दीजिए। नाटक क्या क्या होना चाहिए, वो एक तो 3 4 5 पॉइंट लिख दीजिए, टेबल में बना दीजिए। उसके बाद प्रहसन क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, तो आपको ये बहुत जल्दी याद रह जाएगा। खुद करेंगे तब जाकर। और किसी को कुछ पूछना? संख्या बहुत कम है सर। आपका इतना विस्तृत जो अध्यापन है, तो शंका कहाँ से आएगी। ठीक है, हम सर को धन्यवाद देते हैं। आज MSK 1 संस्कृत साहित्य का इतिहास, संस्कृत वाङ्मय से संबंधित इस कक्षा में आदरणीय डॉक्टर विभू दत्त मिश्र जी उपस्थित रहे, अध्यापन कार्य किए, आप लोगों का शंका समाधान किए, इसलिए आप लोगों के तरफ से और इग्नू स्टडी सेंटर श्री सदाशिव कैंपस पुरी की तरफ से हम इनको धन्यवाद दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आप ऐसे ही हमारे छात्रों का कल्याण करें। तथा दूसरी बात, आप लोगों को धन्यवाद बाद में देंगे। सर आपको हम धन्यवाद दे दिए, अगर आपको निकलना है तो निकल सकते हैं, मैं 2-3 मिनट इन लोगों से बात करूंगा। ठीक है, थैंक यू सर, तो धन्यवाद। हाँ, आप लोगों को बहुत सारी बातें पूछनी रहती हैं, मैसेज कर रहे हैं, हम असाइनमेंट कैसे देंगे। ये सब ऑनलाइन कक्षा है, इग्नू का अध्ययन ही डिस्टेंस अध्ययन है, ऑनलाइन अध्ययन है, दूरस्थ शिक्षा के तरीके से अध्ययन है। तो आपको बहुत चीजें स्वयं पता होनी चाहिए। आप हमें पूछेंगे, हम क्या उत्तर देंगे। विशेषकर आपने असाइनमेंट के बारे में पूछा है, MSKOL क्या है, MSK क्या है। तो ऐसा कुछ नहीं, हमारे स्टडी सेंटर पर जितना एडमिशन हुआ है सब MSK में हुआ है, एक को छोड़ करके एक ही छात्रा MSKOL है। तो जिसका वो है वो उसका असाइनमेंट लिख दें, और जिसका MSK है वो MSK का असाइनमेंट लिखें। इसमें अंतर क्या है। विशेष करके मैंने चेक किया कि जो डाउनलोड, हाँ सर,
सर कुछ बोलेंगे? हाँ ठीक है। तो कोच, जो दो पेपर हैं एमएसके ओएल के लिए, जो दो पेपर हमने चेक किया, दो पेपर हैं, वो एमएसके 1 है और एमएसके 2 है। एमएसके 2 तो दोनों में समान है, तो कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। जो एमएसके 1 है वो ही थोड़ा डिफर है, लेकिन वो सेम पाठ्यक्रम का है। तो कथने मैंने कहने का अभिप्राय ये है कि आप जिसका एमएसके ओएल है वो एमएसके 1 एमएसके ओएल का लिखें, और शेष लोग एमएसके का एमएसके 1 2 3 4 3 5 लिख दें। चंचल, तुम्हें क्या शंका थी? तुम ही मैसेज की हो जाते, बताओ। हरिओम। हरिओम। अभी किसी को जी कुछ सर, वो पूछना कट है गया इस था लाइन। संबंध में? नहीं सर। नहीं, हमने क्लियर कर दिया। अगर आप फिर भी संदेह है तो पूछ लीजिए। नहीं सर। हाँ तो कोई बात नहीं, आप लोग तैयारी करके अध्ययन करके लिख दीजिए असाइनमेंट। और असाइनमेंट सेंटर आने की जरूरत नहीं है, जो पूरी में रहता है सुविधा है वो होता है, नहीं तो वो पोस्टल में भेज दें। हमने एड्रेस भी लिख दिया है। तो इन्हीं बातों के साथ आप सभी लोगों को भी धन्यवाद देते हैं। साथ साथ सर रीजनल सेंटर में भेजे या स्टडी सेंटर में? हरिओम। फोन आने से ये नेटवर्क डिस्टर्ब हो रहा था, आपको बता नहीं पाया, तो इसीलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी कुछ डाउट हो आप मैसेज कर सकते हैं, लेकिन डाउट हो, फोन करने की उतनी आवश्यकता नहीं है। अगर सभी लोग फोन करने लगेंगे हम किसका किसका उत्तर देंगे। जय जगन्नाथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। यहीं पर कक्षा हम संपूर्ण करते हैं।